अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ओके जी, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की क्लास को हम अस्सलाम स्टार्ट वालेकुम सर, करते क्या हाल है हैं। आपके? आज हम कंप्यूटर अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ कि आज क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कंप्यूटर विजन का चैप्टर 6 और कोशिश करेंगे कि चैप्टर 7 को भी कवर करने की कोशिश करें। तो चैप्टर 6 को आज हमें जो कवर करवाएंगे वो करवाएंगे राउट। उसके बाद फिर चैप्टर 7 जो है वो डेटा की पाइपलाइन वगैरह जो बनती है ना, ETL जिसे कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, दैन डेटा को लोड करना। तो ये पूरी पाइपलाइन है जो किसी भी डेटाबेस में इस्तेमाल होती है। तो उसको हम टेंसरफ्लो के ज़रिए किस तरह कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं होस्ट बना देता हूँ रऊफ़ को। रऊफ़, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी रऊफ़, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको मेरी, और आवाज ठीक आ रही है? यस सर। अच्छा, आज चैप्टर 6 कवर करना है हमने। दैट इज द इनहांसिंग एंड सेगमेंटिंग इमेजेस। अच्छा, इस चीज में क्या है कि कॉन्सेप्ट्स जो है ना, जो ये जितने लर्न किए जाएंगे वो इनकोडर और डीकोडर की टर्म में हमने पढ़ने हैं। इनकोडर और डीकोडर क्या होते हैं? जस्ट कोई अगर सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहे, नाम से ज़ाहिर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो माइंड में आता है इनकोडर और डिकोडर को सुन के वो आप बता सकते हैं। सर इनकोडर ये है कि डाटा को इनकोड कर देगा लेटेंट स्पेस में, और डिकोडर जो है लेटेंट स्पेस से उठा के दोबारा उसको मैप कर देगा किसी टारगेट डोमेन पे। ऐसा ही है। अगर सबको लेटेंट स्पेस का नहीं आइडिया, कुछ सिंपल वर्ड में अगर आप इसे मजीद एक्सप्लेन करना चाहें तो। सर लेटेंट स्पेस का मतलब है लो डायमेंशनल, जिसमें उसके फीचर तो सारे एक्सट्रैक्ट किए हैं, उसकी डायमेंशन कम है, एक जैसे जो सिमिलर पॉइंट है उनको करीब करीब करके एक इनकोड कर दिया जाता है, यानी कि उसको हम देख नहीं सकते, एक हिडन लेयर होती है। लेकिन डी कोडर जब उसको डिकोड करता है तो उसमें से डाटा रिट्रीव कर लेते हैं, दोबारा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और और वो इसकी एप्लीकेशन, इसका फायदा क्या हमें होता है? सर इसकी एप्लीकेशन कम्युनिकेशन में है। जिस तरह हम पुराने ज़माने के टीवी की ले लेते हैं कि स्टेशन होता था, या रेडियो की ले लेते हैं, रेडियो स्टेशन होता था, वहाँ से जो भी आवाज़ होती थी, म्यूजिक होता था, जो कुछ भी प्रोग्राम चल रहा होता था उसको इनकोड कर दिया जाता था। वो सिग्नल हमारे पास आते थे, हमारे पास आगे डिवाइस होती थी जो उसको डिकोड करके हमें दोबारा से वही ओरिजिनल उसकी फॉर्म में रिट्रीव कर देती थी। मोबाइल है, हम्म टेलीविजन है, और इस तरह की काफ़ी सारी। इससे बेनिफिट क्या होता था कि आप वही सेम इंफॉर्मेशन लो बैंडविड्थ पे भी प्रोसेस कर लेते थे। उसको इनकोड किया जाता था ताकि उसकी स्पेस कम हो, और उसको स्पेस कम पे कम बैंडविड्थ पे आप प्रोसेस करवा के फिर रिसीविंग साइड के ऊपर उसको दोबारा डिकोड कर दिया जाता था, और उसकी ओरिजिनलिटी को जो है वो बहाल कर दिया जाता था। तो यही काम हमने जो है अब इसको करना है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू। और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। इमेजेस में जो है वो नॉइस खत्म करना, और इमेजेस को इन्हांस करना, और इंस्टेंस सेगमेंटेशन जो आप लोग देखते हैं कि पहले तो आपने बाउंडिंग बॉक्सेस को देखा था कि एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स बन जाता है। इंस्टेंस सेगमेंटेशन होती है कि बिल्कुल उसके मतलब कि उसकी बाउंड्रीज वाज़ह हो जाती हैं कि अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो कर्व्स जो बाउंड्री हैं, जो फेस के जो हैं वो आपके फीचर्स हैं, जो किसी किस्म की गुलाई चौड़ाई जो भी पैटर्न्स आ रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, उनको जो है वो हाईलाइट कर दिया जाता है। इंस्टेंसेस को जो है सेगमेंट कर दिया जाता है, बजाय इसके कि पूरा बाउंडिंग बॉक्स के इर्द गिर्द बना दिया जाए। तो ये सारी की सारी बहुत सारी जो है ना इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये आज जो है ना ये हमने थोड़ी टेक्निक्स को पढ़नी है, थोड़ा फास्ट ट्रैक से हम चलेंगे क्योंकि करने वाला काम बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो उसको कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए नेसेसरी है और जो इजी वे में आपको कन्वे हो सकती है, सिर्फ उसी को ही देखा जाए, और इसकी जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ में जो है वो ना जाया जाए।
अच्छा, ट्रांसफॉर्मिंग इमेजेस विद इनकोडर्स। अच्छा, अब हमने इसमें क्या पढ़ा था चैप्टर 1 में? एज प्रेजेंटेड इन चैप्टर 1, कंप्यूटर विजन एंड न्यूरल नेटवर्क्स, मल्टीपल टिपिकल टास्क इन कंप्यूटर विजन रिक्वायर पिक्सल लेवल रिजल्ट्स. For example, semantic segmentation methods classify each pixel of an image, and smart editing tool return images with some pixel altered. अच्छा, अब हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि जो इंस्टेंस सेगमेंटेशन है ना, वो पिक्सल लेवल पे होती है हमेशा। हर पिक्सल के बारे में हमारे एल्गोरिथम को ये डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि ये पिक्सल कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो पहले तो एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाता था और वो सारे का सारा बॉक्स कह देते थे हम कि भाई ये एक क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में जब बाउंडिंग बॉक्स एक बनता है एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, तो मे भी उसके अंदर कुछ बैकग्राउंड भी आ रहा हो या कोई और ऑब्जेक्ट का हिस्सा भी आ रहा हो। तो हर एक को इंडिविजुअली हमने हर पिक्सल लेवल पे बताना है कि ये एक इंडिविजुअल पिक्सल कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो बहुत गहराई में हमें जाना पड़ता है, पर पिक्सल लेवल पे हमें जो है वो जाना पड़ता है, और पर पिक्सल हमें डिसीजन ये करना पड़ता है कि ये पिक्सल कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। अच्छा, इसके लिए जो है सबसे बेस्ट इस वक्त जो टेक्निक जा रही है वो इनकोडर्स और डिकोडर की जा रही है। अब ये करता क्या है, इसकी सिंपल थ्योरी पढ़नी है कि encoder and decoder architecture is very generic framework with application in communication, cryptography, electronics and beyond. बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे हमने अभी डिस्कस की थी। According to this framework, the encoder is function that maps input space into a latent space, that is the hidden structure set of values defined by the encoder. एनकोडर एक्चुअल में क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहे एक इमेज में है, वॉइस में है या कहीं पर भी है, जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको उसकी क्वालिटी को डैमेज किए बगैर या बहुत थोड़ी सी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करके उसको एक लो डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, बहुत लो स्पेस के अंदर उसको ले आता है। तो उसके बाद फिर डिकोडर क्या करता है? डिकोडर इज द complementary function that maps elements from this latent space into predefined target domain. डिकोडर क्या करता है कि ये भी एक इसका ऑपोजिट काम करता है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, और ये उसी लेटेंट स्पेस को उठा के जो लो डायमेंशन के अंदर कन्वर्जन कर दी होती है उसको उठा के दोबारा हाई डायमेंशन के अंदर या आपकी मुतलका डोमेन के अंदर जो है वो उसको ले जाता है। तो ये डिकोडर का काम। फॉर एग्जाम्पल, एन एनकोडर कैन बिल्ड टू पार्स मीडिया फाइल्स and it can be paired with a decoder defined for system to output the media content in a different file format. इसकी ये एप्लीकेशन भी होती हैं कि ये एक फॉर्मेट को उठा के दूसरे फॉर्मेट में भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं, या फोर से आपने अगर एक चाइनीज लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्जन करनी है, आप एक डोमेन से दूसरी डोमेन में एंटर हो रहे हैं, तो ये भी इसकी एप्लीकेशन है। ये मत समझिएगा कि चाइनीज लैंग्वेज का कोई ऑडियो क्लिप आपने प्रोसेस किया है तो उसको वो लो डायमेंशन में कन्वर्ट करता है और फिर दोबारा डिकोडर जो है उसको हाई डायमेंशनल चाइनीज लैंग्वेज में ही ले जाता है। जरूरी नहीं है कि उसी डोमेन या उसी लैंग्वेज या उसी फाइल के अंदर या उसी फॉर्मेट के अंदर ही वापस जाना हो, आप उससे लो डायमेंशन में आकर दूसरी में भी जा सकते हैं। तो ये भी आपने जो है वो माइंड में रखना है कि लाइक जेपीजी इमेज को जो है वो पीएनजी के अंदर कन्वर्ट करना, और वट एवर जो मतलब वीडियोस के फॉर्मेट होते हैं या कुछ भी इस तरह से हो सकता है, एक डोमेन से दूसरी डोमेन के अंदर भी आप मूव कर सकते हैं। अच्छा, इन मशीन लर्निंग, अब ये मशीन लर्निंग ये काम कैसे सर अंजाम देती है, ये हमारा टारगेट है आज का। इन मशीन लर्निंग एनकोडर डिकोडर नेटवर्क्स हैज बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, फॉर इंस्टेंस फॉर टेक्स्ट ट्रांसलेशन. An encoder network would take sentences from the source language as input, for instance, from French language, and learn to project them into a latent space when the meaning of the sentence would be encoded as a feature vector. A decoder network would be trained along with the encoder to convert the encoded vectors into sentences in the target language English. अभी वही बात इसने की है कि जो आपका इनकोडर डिकोडर क्या करता है कि आप ये काम भी कर सकते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज का जो मीनिंग्स हैं उसके वो निकाल कर उसको लो डायमेंशन में एक वेक्टर में स्टोर कर लें
और उससे फिर कन्वर्जन जो है दोबारा वापस फ्रेंच में ही करने की बजाय आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये सीधी सी बात इसने कही हुई है। अच्छा, अब इसी बात की एक तरह से उसने एग्जांपल दी है कि अगर ये एमनिस्ट का डेटा सेट है, 8 है, 4 है, तो वो उसको क्या करता है, 8 को उसने जो है ये क्लस्टर, ये येलो कलर का यहाँ पर इनकोडर ने उसको क्या किया, लो डायमेंशन में कन्वर्ट कर लिया है। 4 को जो है वो ये थोड़ा पिंक कलर का जो है वो लो डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, लेटेंट स्पेस है कि उसने उसी का ही जो उसके CNN ने उसका लो स्पेस डायमेंशनैलिटी उसकी क्रिएट की, जो कि मे भी हमें समझ नहीं आ रही, और फिर इसी को ही दोबारा से इसी लो डायमेंशन को ही पकड़कर डिकोडर ने क्या करना है, दोबारा उसी तरह की ही इमेज बहाल कर देनी है। मतलब कि अब इससे फायदा क्या हुआ हमें कि ये इमेज बहुत ज्यादा बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी, इसको अगर हमने ओवर द नेटवर्क प्रोसेस किया या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको छुपाना चाहते हैं इसकी इंफॉर्मेशन को, तो दोनों सूरतों में हमने उसको किसी दूसरी स्पेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया और रिसीविंग साइड पे उसको दोबारा डिकोड कर लिया। अच्छा ठीक है, ये सारी इसी की डिटेल बताई गई है, कुछ नया नहीं है। ओके, ऑटो एनकोडर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। ऑटो एनकोडर अब क्या चीज है उसको अब हमने डिटेल में पढ़ना है। एज शोन इन फिगर 6-1, their input and target domains are the same, so their goal is properly encode and then decode image without impacting their quality. Despite their bottleneck, अच्छा, इनको ऑटो एनकोडर डिकोडर का क्या काम है कि एक स्पेस से दूसरे में उसने कन्वर्जन की, और इसका टारगेट क्या होता है कि क्वालिटी को ज्यादा डैमेज नहीं करना। द इनपुट्स आर reduced to compress representations. If an original input is required later on, it can be reconstructed for its compressed representation by the decoder. इनपुट जो है वो कंप्रेस कर दिया जाता है, इनपुट इमेज आपकी एज ए फीचर वेक्टर स्टोर कर ली जाती है, और फिर बाद अज़ां जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो उसी फीचर वेक्टर से हम ओरिजिनल इमेज बहाल कर लेते हैं। JPG tools can thus be called autoencoders, as their goal is to encode images and decode them back without losing too much their information. ये एप्लीकेशन आप डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं, या आपने कभी ना कभी की होगी। ये जो JPG इमेजेस की कन्वर्जन है वो उसमें क्या करती है, ये एक ऑटो एनकोडर की एप्लीकेशन ही है कि वो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये किस तरह से हो रहा होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डाटा इज अ टिपिकल लॉस टू मिनिमाइज फॉर ऑटो एनकोडिंग एल्गोरिथम्स। कि डिस्टेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डाटा, कि जो इनपुट असल होती है इमेज और जो आउटपुट होती है रिक्वायर्ड, उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस से मुराद है कि फ़र्क कितना है क्वालिटी के अंदर। इनपुट इमेज जो है वो आपकी बहुत हाई क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और आउटपुट इमेज आपने बहुत ब्लरी सी क्रिएट कर दी है आपके एल्गोरिथम ने, तो उसका मतलब उनका लॉस, उनका डिस्टेंस लेटेस्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा है। तो ऑटो एनकोडर क्या करता है, बैक प्रोपोगेशन करता है कि जी ओरिजिनल इमेज जो है वो बहुत ब्लरी है, अच्छी क्वालिटी उसकी जो है वो नहीं प्रोड्यूस हुई, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें से लॉस्ट हो गई है। तो वो उसकी बेस पे डिसीजन कर रहा होता है कि उसको किस तरह आगे मूव करना है। जिस तरह आपका जो है ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह हमने पढ़े थे कि राइट टारगेट आउटपुट को देखते हुए अब खुद को वेट्स जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स के अपडेट करते हैं। तो ये वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो है वो लॉसेस किस तरह मेजर किए जाते हैं, इनपुट इमेज जो उससे कंस्ट्रक्ट करनी है आउटपुट इमेज, और उनके दरमियान जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उनकी क्वालिटी का, वो हमारा एक्चुअल में लॉस है, और उस लॉस को मिनिमाइज करता है आपका एल्गोरिथम, और आउटपुट इमेज को विदाउट लॉस एनी इंफॉर्मेशन वो उसको इन्हांस करने की कोशिश करता है उसकी क्वालिटी को। In machine learning, autoencoders are really convenient to train, not only because their loss is straightforward to express, as we just described, but also because their training loss do not require any label. The input images are the targets to use compute the loss. मशीन लर्निंग के अंदर जो है ये बहुत इजी काम है इनकोडर्स बनाना। उसकी वजह ये है कि ना सिर्फ इनकी ट्रेनिंग इजी है, इनका लॉस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
कि एक इमेज है दूसरी इमेज है, उनके दरमियान बस कंपैरिजन करना है। इंसानी आंख भी तो कर लेती है ना कि यार ये इमेज है, यही उसका रेप्लिका इमेज है, तो ये क्वालिटी में हमें अच्छी लग रही है, ये अच्छी नहीं लग रही। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इनका कंपैरिजन है, जिसकी बेस पे न्यूरल नेटवर्क अपने आप को अपडेट करता है। और दूसरी चीज क्या है कि इसका कोई लेबल टारगेट आउटपुट नहीं होती। जो आपकी इनपुट इमेज है वही आपका आउटपुट टारगेट भी है। एक्सप्लिसिटली तौर पर हमें टारगेट देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हम कैट एंड डॉग्स करते हैं तो हर इमेज का लेबल बताते हैं कि ये इमेज जो है वो कैट की है, ये इमेज जो है वो डॉग की है, तो लेबल्स बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन न्यूरल नेटवर्क्स में हमें लेबल बताने की जरूरत नहीं होती, इनपुट इमेज ही एक्चुअल में आउटपुट होती है आपकी। क्योंकि इनपुट इमेज हम देते हैं उस नेटवर्क को, और उसी तरह का ही उस कम स्पेस की इमेज क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए उसी तरह के उसका रेप्लिका हमें आउटपुट के तौर पे चाहिए होता है। तो एक्सप्लिसिटली उसका टारगेट लेबल आउटपुट देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से भी ये इजी है इसकी ट्रेनिंग। अच्छा given the given the smaller latent space of AE, their encoding subnetworks must learn to properly compress the data, whereas the decoder must learn a proper mapping to decompose it back. ये बात की जो है ना उसने समरी कर दी है तैयार, कि आपके ऑटो इनकोडर्स को क्या करना चाहिए। ऑटो इनकोडर नेटवर्क के अंदर इनकोडिंग अच्छी उस वक्त होगी जब वो ओरिजिनल इमेज को कम स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट करना सीखे, और अच्छी डिकोडिंग कब होगी जब वो कम स्पेस से दोबारा असल इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो। 2 लाइनों के अंदर जब उसने बात की समरी लिख दी है आपको। अच्छा, अब इसका पर्पस पढ़ना है हमने। पर्पस के अंदर ये सारी की सारी इमेजेस आपको दी गई हैं। 3 नीचे जो है वो डायग्राम की इमेज बनाई हुई है। ये हम इसकी एप्लीकेशन, इसके मेन पर्पसेस पढ़ेंगे। ये आपने गौर से सुनने हैं। रिगार्डिंग द मोर generic encoder decoder, their application are numerous. They are used to convert images to map them from one domain of modality to another. For example, such models are often applied to depth recognition, that is the estimation of the distance between the camera and image content. इसकी एप्लीकेशन में ये चीज भी आ जाती है कि ये पिक्सल की डेप्थ, तीसरी डायमेंशन 3D कंस्ट्रक्शन भी आपकी कर सकता है। 3D कंस्ट्रक्शन जो ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी के अंदर आप देखते हैं ना, 3D इमेजेस बनी होती हैं, तो ये इनकोडर डिकोडर के अंदर चूंकि ये पिक्सल लेवल पे काम करने की अहलियत रखता है, तो इसको ये भी पता चल जाता है कि ये जो इमेज है या ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है ये कैमरा से कितना ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो अगर कोई चीज कैमरा से ज्यादा डिस्टेंस पर है तो वो उसको 3D के अंदर उसका डिस्टेंस वो ज्यादा लंबा प्लॉट करेगा। अगर कोई ज्यादा करीब है पिक्सल ग्राउंड से या कैमरे से, तो वो उसको करीब में प्लॉट करेगा अगर कम डिस्टेंस है उसका। तो ये चूंकि पिक्सल लेवल पे ये गेम खेल रहा होता है सारी की सारी, तो इसको एक तीसरी डायमेंशन भी हम इससे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इसकी एप्लीकेशन है इन वर्चुअल रियलिटीज। अच्छा, उसके अलावा ये कहाँ पे यूज होता है? सिमेंटिक सेगमेंटेशन। सिमेंटिक सेगमेंटेशन आपकी क्या है कि पिक्सल बाय पिक्सल उसने इमेज को जो है वो रिकग्नाइज करना है। ये देखें, जैसा कि ये इमेज थी आपके पास, सिमेंटिक सेगमेंटेशन में क्या हुआ एट द एंड, दरख्त, बिल्डिंग, कार, रोड, जो सारे के सारे पिक्सल बाय पिक्सल उसने जो है वो बाउंड्रीज बना दी। ये पिक्सल इस क्लास से बिलोंग करता है, ये पिक्सल इस क्लास से बिलोंग करता है। इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है कि जी आप आर्टिस्टिक यूज केसेस हो सकते हैं कि जी जैसे इसने लिखा है कि एस्टिमेटिंग द डे टाइम इक्विवेलेंट पिक्चर टेकन एट नाइट। कि अगर रात को एक तस्वीर ली गई है तो उसका जो है वो डे टाइम व्यू उसका क्रिएट करना। इसी तरह जो है वो बहुत सारी दूसरी इमेजेस आ जाती हैं, उनका जो है वो एक पुराने दौर की इमेज से नए दौर की इमेज बनाना। ये सारी की सारी इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर ये ब्लैक एंड व्हाइट को जो कलर कर लेते हैं वो भी इसी में आएगा ना? बिल्कुल एग्जैक्टली, ब्लैक एंड व्हाइट को जो कलर उसकी प्लॉटिंग करते हैं वो भी इसी की सारे एस्टिमेशन हैं।
और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ये पुरानी इमेजेस खराब हो गई होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नॉइज आ जाती है, उसको क्लियर करना भी इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है। और ये दरमियान वाली इमेज का रिप्रेजेंट कर रही है कि ब्लरी इमेज को सुपर रेजोल्यूशन एचडी के अंदर लेके जाना, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारी जो है ना इसकी एप्लीकेशन है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर ये जो डेप्थ रिग्रेशन ऊपर आपने डिस्कस किया है, काइंडली इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। वो जो डिस्टेंस इमेज का हम डिस्टेंस कैमरे से नाप के उसका क्या फायदा होगा, मतलब या उसका क्या यूज है? एक से, हाँ, फिर वो न्यू वाला कर ले, 2 महीने का कर ले। चल कर ले जो बेहतर लगे। ओके। अच्छा, जो उसका सीन होता है ना कि ये देखें, जैसे कि ये अगर आप ये वाली इमेज देखें सिमेंटिक सेगमेंटेशन में, तो उसको पता है कि ये रोड है, ठीक है, और ये पिक्सल जो है ये बहुत उसके डिस्टेंस पे अपीयर हो रहे हैं। जो ब्लू है ये पहले अपीयर हो रहे हैं। तो ये इसकी बेस पे जो है ना, ये उसकी मतलब कि ना एक तीसरी डायमेंशन बहुत इजीली क्रिएट कर सकता है। और 3D जो है ना, फिर उसकी 3D प्लॉटिंग होती है। 2D इमेज से 3D इमेज के अंदर बात चली जाती है, क्योंकि ये हर एक का तीसरा वेक्टर भी जनरेट कर देता है, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं करता। अगर ये ब्लू कलर जो कि कार है, ये करीब अपीयर हो रहा है, तो इसका 3D जो जी एक्सिस है ना, वो उसकी वैल्यू कम होगी। और जो बिल्डिंग है जो ज्यादा दूर अपीयर हो रही है, पिक्सल्स से पता चल रहा है, तो वो उसका ज्यादा लंबा, ज्यादा हाई वैल्यू उसकी जी एक्सिस की प्लॉट कर देगा। तो इसकी बेस पे फिर हम इसकी एप्लीकेशन आगे क्या करते हैं कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर इसको यूज करते हैं। लगे समझ? अच्छा। Let's now consider autoencoders. Why should a network be trained to return its input image? The answer lies once again in the bottleneck property of autoencoders. कह रहा है कि ये क्या है ऑटो एनकोडर, ये क्या मामला है कि जो इनपुट दी जा रही वही आउटपुट के तौर पे कन्वर्ट कर रहा है, और वही आउटपुट के तौर पे रिटर्न कर रहा है हमें। तो यही चीज ही तो चाहिए कि इनपुट इमेज ही आउटपुट इमेज के तौर पे चाहिए, लेकिन उसकी दूसरी फॉर्म। यहाँ उस इनपुट इमेज का हमें यहाँ उस इनपुट इमेज का हमें आउटपुट चाहिए इन लो डायमेंशन, के 10 MB की इमेज जो है वो कन्वर्ट होकर 2 MB में रह गई है और इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हुई। ठीक है, हमारा फायदा हो गया। या वही कोई 10 KB की इमेज है, वो हमने 5 MB में कन्वर्ट करनी है, लो रेजोल्यूशन को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो बात तो वही है कि वही इनपुट इमेज हमें आउटपुट में मिल रही है, लेकिन थोड़ी एक अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, एक अपनी डोमेन चेंज कर लेती है। वही अल्फ वर्ड्स हैं, वही उनके मीनिंग है, वही इनपुट के तौर पे फ्रेंच लैंग्वेज में है, वही कन्वर्ट होकर वही मीनिंग्स हमें किसी और लैंग्वेज में, मतलब कि किसी और डोमेन के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा। Because of the bottleneck, the encoder has to compress the data while preserving as much information as possible. इनकोडर्स ने कंप्रेस करना होता है डाटा को, लेकिन प्रिजर्विंग एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना क्वालिटी उसकी बेहतरीन रखे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि therefore in case the training data has recurring patterns, the network will try to
uncover these correlation to improve the encoding. The encoder part of the AE can thus be used to obtain low dimension of images, the domain it was trained for. अच्छा आप लोगों को जो है ना वो मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे लेके जाता हूँ. थ्योरी शायद आप लोगों को थोड़ी मजे की ना लगे. We will illustrate the usefulness of autoencoder in simple example. अच्छा, ये डायग्राम इसने बड़ी ना एंड में दी हुई है, जबकि इसका कोड इसने पहले करना बता दिया है. तो जस्ट आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बता दूं कि ये इनकोडर डिकोडर किस तरह काम कर रहा होता है, CNN किस तरह यूज हो रहा होता है. फिर इसका कोड देखते हैं पीछे जाके, दोबारा उसी हिस्से में चले जाएंगे जहां से छोड़ के आए थे. अब ये सीन ये होता है कि इनपुट इमेज कोई ना कोई दी जाती है. फोर से वो कोड दिया हुआ है कि एमडी डाटा सेट की एक ब्लरी इमेज हमने देनी है, इसके अंदर नॉइज ऐड है और उस इमेज को क्लीन करना है. तो ये इस रूल पे काम करता है कि इनपुट इमेज दी जाती है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से उसकी क्वालिटी लो होना शुरू हो जाती है. ठीक है, डाउन गई डाउन क्वालिटी गई, फिर उसके बाद जो है ना वो उसकी अप स्केलिंग स्टार्ट हो जाती है. मतलब आप सिंपल वर्ड में ये सुन लें कि अगर एक इमेज है और उसी इमेज को ही आउटपुट के तौर पे हासिल करना है, तो पहले उस इमेज को लो क्वालिटी में डाउन किया जाता है. अच्छी तरह वो डाउन हो जाती है, उसका एक जो है वो लो डायमेंशन में उसको ले आया जाता है. फिर लो डायमेंशन में लाने से क्या होता है कि उसके अंदर जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना, जिसको हम नॉइज कह रहे हैं, वो रिमूव हो जाती है. और फिर उसी से ही जो बाकी बच जाती है साफ सुथरी इमेज छोटी, उसी से ही फिर उसको एनहांस करना शुरू कर दिया जाता है. तो ये एक जनरल टेक्निक होती है. इसी तरह अगर एक फ्रेंच लैंग्वेज आपको इनपुट के तौर पे दी गई है, तो उसको भी जो है वो उसकी क्वालिटी लो होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता. लाइक के अननेसेसरी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं, जो उसके वर्ड के मीनिंग है सिर्फ वो रह जाते हैं. फिर मीनिंग के बाद उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जाता है. उन मीनिंग वर्ड मीनिंग्स को हम लेके जाना शुरू कर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. मतलब एक हिस्सा आपका ये लेफ्ट साइड वाली क्या काम करती है कि इमेज में से सिर्फ क्वालिटी की चीजें निकाल रही होती है. ठीक है, और फिर उसके बाद उसका साइज इन्हांस कर रही है. और अगर टेक्स्ट के केस में कर लें, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के केस में, तो पहले वाला हिसाब क्या कह रहा होता है कि फ्रेंच वर्ड जो सेंटेंसेस हैं उनमें से सिर्फ उसके वर्ड मीनिंग निकाल रहा होता है, एक स्पेस में लेके आता है और फिर कन्वर्जन करके उसको दूसरी डोमेन के अंदर ले जाता है. तो कोई भी चीज जो है, कोई भी एग्जांपल आप इस तरह की इमेजिन कर सकते हैं कि एक हिस्से का काम उसको श्रिंक करना, उससे इंफॉर्मेशन निकाल के, जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल के लेटेंट स्पेस के अंदर लेके जाना होता है. और फिर डिकोडर पार्ट का मतलब राइट साइड वाले पार्ट का काम उसको दूसरी डोमेन के अंदर लेके चले जाना होता है. तो इसको आमतौर पे यू नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं. जनरली यही तरीका जो है ना वो हर जगह यूज हो रहा था. वैसे एक और आर्किटेक्चर भी है, वो पढ़ेंगे, लेकिन जो कोड है वो इससे रिलेटेड दिया गया है. अच्छा, सिंपलिस्टिक फुली कन्वर्टेड ऑटो एनकोडर्स. अब ये उसका कोड दिया गया है. ये देखें, शेप के अंदर क्या दी गई है. पहली लाइन, इनपुट इमेज की जो है वो हाइट और विड्थ जो है वो आपने एज ए इनपुट देनी है. उसके बाद क्या हो रहा है, ये आपका इनकोडर है. पहली दो लाइनें आप देखेंगे कि डेंस 128, और फिर उसके बाद कम हो रहा है साइज लेयर्स का, 64 न्यूरॉन्स की बेस पे बनाया गया हुआ है. ठीक है, फिर उसके बाद डिकोडर पार्ट शुरू हो जाता है. वो डिकोडर क्या कर रहा है, अब दोबारा इमेज को इन्हांस करना शुरू कर रहा है. 64 से 128 उसकी क्वालिटी को आगे लेके जा रहा है.
ठीक हो गया। वो उसी तरह ही कंपाइल आपने किया, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए डॉट फिट किया। डॉट फिट के अंदर आप इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं, इनपुट इमेज और उसका लेवल टारगेट। लेकिन यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि जो इनपुट इमेज है वही आउटपुट इमेज है, क्योंकि इनपुट इमेज का या इनपुट का ही रेप्लिका तैयार करना है। तो जो है वो, इसलिए आप क्या करते हैं कि जो इनपुट इमेज स्टार्ट में है वही आपने एज ए इनपुट दी, और वही इमेज स्टार्ट वाली एज ए आउटपुट दी कि इसका ही हमने एट द एंड रेप्लिका तैयार करना है। तो दैट्स वाई एक्स ट्रेन को ही इनपुट की जगह रखा गया और एक्स ट्रेन को ही आउटपुट या लेवल की जगह रखा गया। इस कोड के अंदर अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो अभी पूछ ले। जी, क्लियर है सबको? सर इसमें ये है कि एक्सट्रेन और दोनों एक्सट्रेन आ जाएंगे, लेकिन हमें जो आउटपुट में इमेज चाहिए वो तो या तो सुपर रेजोल्यूशन उसकी होगी या उसकी उसमें नॉइजी रिमूवल होगा। तो फिर वो सर दोनों किस तरह हम हमारी रिजेम्बलेंस रखेंगे एंड में? कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, अभी आप मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, आप रियल टाइम इमेज नहीं बना रहे हैं। जब मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं उस वक्त उसको सिखा रहे होते हैं। ये अभी हमने मॉडल हासिल करना है। जब आप मॉडल ट्रेन कर लेंगे आपके पास मॉडल आ जाएगा, उसको फिर आपने सिर्फ इमेज देनी है और वो उसकी हाई रेजोल्यूशन या उस पे जो आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए वो करके आपको दे देगा। ये सिर्फ ट्रेनिंग करते वक्त हम उसको ये बता रहे हैं कि भाई आपने ऐसे लर्न करना है, मतलब कि आपकी आउटपुट ऐसे होनी चाहिए जो इनपुट के करीब हो। मतलब कि अब अगर मैं उसको चाइनीज लैंग्वेज दे रहा हूँ और इंग्लिश में मैंने कन्वर्जन करवानी है, तो चाइनीज लैंग्वेज ही मैं इनपुट के तौर पे दूंगा, और वो जो कन्वर्जन करके इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है ना, उसका कंपैरिजन चाइनीज से ही मैं उसका करूंगा कि जो चाइनीज में बात करने का मकसद है क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज में वही पूरा हो रहा है या कोई और किसी और बात की तरफ ये निकल गया है। इसी तरह अगर एक इनपुट इमेज आ रही है 10 MB की और मैंने उसको 2 MB में कन्वर्ट करना था, तो उसी 10 MB की इमेज को मैं एज ए इनपुट दूंगा, और जो एट द एंड मेरे पास आउटपुट आएगी 2 MB को, उसका मैं फिर 10 MB से ही कंपैरिजन करूंगा कि क्या आल्दो किसने 10 MB को 2 MB में कन्वर्ट करके आउटपुट दे दिया, लेकिन जो मुझे इनपुट मेरी इमेज थी उससे कंपैरिजन तो करूंगा ना कि ये कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं इसने लॉस्ट कर दी, क्या ये करीब करीब इसने डिजाइन की है। अगर इसने 10 MB से 2 MB में आ गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बहुत ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन बीच में से लॉस्ट हो चुकी हुई है। तो ये एक लॉस फंक्शन है उसका। अभी हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, फिर उसको इससे समझ आएगी कि यार ये मैंने बहुत ज्यादा लॉस कर दिया है, मैंने 2 MB में अगर उसको कन्वर्ट किया है तो मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मेरे से लॉस्ट हो गई है। तो इसका ग्रेडियंट डिसेंट करता है, क्या करता है, बैक प्रोपोगेशन करता है, दोबारा पीछे वापस जाता है और वो कहता है कि भाईजान इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लॉस्ट हो चुकी है। ये काम हम नहीं कर रहे होते, मॉडल अपने लेवल पे कर रहा होता है। जिस तरह के आप रिग्रेशन प्रॉब्लम सिंपल कर रहे थे, तो अगर कहीं पर वैल्यू जो है वो किसी की 100 आनी होती थी तो आपका एल्गोरिथम 500 दे देता था, तो लॉस कंपैरिजन होता था कि 500 माइनस 100 400 आपके पास लॉस आ जाता था, तो आपका मॉडल खुद वेट्स को दोबारा अपडेट करता था। तो इसी सिनेरियो में यहाँ पर भी आपका मॉडल इनपुट इमेज के साथ ही कंपैरिजन कर रहा होता है। आल्दो के आउटपुट लेबल के साथ कंपैरिजन करते हैं, मॉडल के आउटपुट का जो है ना वो कंपैरिजन करते हैं जो है वो आपके असल टारगेट आउटपुट के साथ। तो यहाँ पे टारगेट आउटपुट इनपुट इमेज ही है। दैट्स वाई हम आउटपुट में भी इनपुट इमेज ही लिखते हैं और इनपुट इमेज में भी इनपुट इमेज ही लिखते हैं। ठीक है, ताकि उसको पता चले कि ये जो इनपुट दी गई है इसी तरह का ही मैंने कोई रेप्लिका इसका तैयार करना है। ये लगी समझ? यस सर, समझ आ गई। थैंक अच्छा, अब इसी तरह एप्लीकेशन टू इमेज डी नॉइजिंग, इसने एक इमेज तैयार की है, खुद उसमें नॉइज क्रिएट की है, np.random.normal, और एनकोडर को क्या किया है ये देखें। इनपुट के तौर पर नॉइजी इमेज दे दी है और आउटपुट के तौर पर असली इमेज दे दी है। ठीक है, ये अब
पहली एप्लीकेशन आपकी तैयार हो गई है। अब क्या है कि आपके पास दो तरह की इमेज है, अभी आप मॉडल को ट्रेन करवा रहे हैं। कीप इट इन माइंड, आप ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट या टेस्टिंग के अंदर जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं। जब आपकी ट्रेनिंग होनी है ना, तो आपने उसको इनपुट इमेज और आउटपुट इमेज वो आपने दोनों वहां डिफाइन करनी है। जब उससे आप प्रिडिक्शन ले रहे होंगे या काम ले रहे होंगे या उसको अप्लाई करेंगे डिप्लॉय करेंगे, उस वक्त आपने सिर्फ एक चीज देनी है, जिस तरह आप पीछे अभी तक करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया है कि इनपुट के तौर पर नॉइजी इमेज दे दी हुई है खराब सी, और आउटपुट के तौर पर असली वाली साफ सुथरी इमेज दे दी हुई है। तो उसने मॉडल को ट्रेन कर रहा है, एक डी नॉइजर बना रहा है कि जिस मॉडल को ये पता चले कि जब मेरे पास ये खराब नॉइजी इमेज आनी है तो उसको मुझे क्लीन कैसे करना है। ठीक है, तो ये उसकी ट्रेनिंग हो रही है। मॉडल अब लर्न करना शुरू करेगा कि एक्स नॉइजी इज माई इनपुट एंड एक्स ट्रेन इज माई आउटपुट। मुझे इस गंदी इमेज से साफ इमेज तक का सफर कैसे करना है, ये अब आपका मॉडल लर्न कर लेगा। जब आप इसको रियल टाइम डिप्लॉय करेंगे तो इसकी ट्रेनिंग हो चुकी हुई है। उस ट्रेनिंग ने नॉइजी इमेज को साफ इमेज में कन्वर्ट करना सीख लिया हुआ है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, आप सिर्फ एक्स नॉइजी दिया करेंगे। जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे, या आपने कोई वेबसाइट बनाई है, एंड्रॉइड ऐप बना दी, पीछे आपने अपना मॉडल लगाया हुआ है, आपने लोगों को कहा कि अपनी नॉइजी इमेजेस अपलोड करूं और मैं आपको जो है ना इसकी साफ इमेज बना के दूंगा, तो देन आपको सिर्फ एक्स नॉइजी देनी पड़ेगी। एक्स ट्रेन जो असली साफ इमेज है वो आपका मॉडल आपको रिटर्न करेगा। अच्छा, अब थोड़ा जरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में पीछे जाना पड़ेगा कि ये अनपुलिंग, ट्रांसपोजिंग एंड डायलेटिंग क्या चीजें होती हैं। ये हमारी बहुत ज्यादा इस सारे सिनेरियो में काम आ रही होती हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने अ, हमेशा से जितने भी अभी इससे पीछे जो है वो CNN पढ़े हैं, उसमें ये होता है कि इमेज जो है ना वो डाउन स्केल होना शुरू होती है। आपने कहीं पर भी देखा होगा कि एक कॉन्वोल्यूशन, सारी इनपुट इमेज आती है, उसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई होती है, उसके बाद मैक्स पूलिंग होती है। मैक्स पूलिंग क्या करती है, आपकी बड़ी लेयर्स को छोटी लेयर में कन्वर्ट कर देती है। एट द एंड आप कोई भी CNN का स्ट्रक्चर उठा के देख लेना, आपको मे बी अभी माइंड में ना हो, तो हमेशा देखेंगे इमेज जो है ना वो लेयर श्रिंक ही हो रही होती है, इन्फॉर्मेशन श्रिंक ही हो रही होती है। एट द एंड इतनी श्रिंक हो जाती है कि सिर्फ अगर आपके नंबर ऑफ क्लासेस 10 है तो 10 न्यूरॉन्स एट द एंड रह जाते हैं, या उसकी पिछली लेयर्स के अंदर 512 या 256 न्यूरॉन्स उसकी पिछली लेयर में रह जाते हैं, जबकि पीछे से वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये हम जो है वो पूलिंग कर रहे होते हैं, जो है वो और तरह तरह के उसके फंक्शंस लग रहे होते हैं जो उसको डाउन स्केल कर रहे होते हैं। तो पूलिंग कर रहे होते थे, अब हमने अनपुलिंग पढ़नी है, ट्रांसपोजिंग उलट करना पड़ना है। क्योंकि एक साइड का स्ट्रक्चर तो हमें पता है कि वो लो स्केल में चला गया है, अब उस लो स्पेस से हाई स्पेस के अंदर वापस कैसे जाना है। तो जो लो स्पेस में लाते वक्त फंक्शन हमने किए थे, उनके उलट काम हमें हाई स्पेस में जाने के लिए करने पड़ेंगे। अगर हम लो स्पेस में पुलिंग करके आए हैं, तो हाई स्पेस में हमें अनपुलिंग करके दोबारा वापस जाना पड़ना है। अच्छी क्वालिटी या जो भी हमारा, जिस डोमेन में भी हम जाना चाहते हैं, जो भी चीज ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, उसमें जाने के लिए हमें जो वही काम दोबारा उलट करने पड़ेंगे। तो इसलिए अनपोलिंग, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोजिंग एंड डायलेटिंग जो है वो उसके बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो हम थोड़े देख लेंगे। स्पीडी वे में, ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको हल्का सा इसको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अच्छा, ट्रांसपोज्ड कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन का उलट, जिसको हम डी कॉन्वोल्यूशन भी कहते हैं। आल्दो के डी कॉन्वोल्यूशन और ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं अगर हम मैथमेटिशियंस के सामने बात करें, लेकिन फिलहाल आप बगैर कंफ्यूज हुए यही समझ लें कि इस बुक की हद तक ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन या डी कॉन्वोल्यूशन दोनों एक ही बात है। कि जब हम कॉन्वोल्यूशन करके उसको जो है वो पहले कॉन्वोल्यूशन करके हमेशा एक उसको डाउन स्केल करते रहे हैं, एक अब उसको उसी से ही उसको डी कॉन्वोल्यूशन करके दोबारा दूसरी डोमेन के अंदर हमने कैसे कदम रखना है। अच्छा, ये अब डायग्राम देखें आप।
कि ये आपके पास एक इनपुट इमेज है और ये आपके पास एक फिल्टर है। आपने क्या किया, ये वो बिल्कुल पुराना कंसेप्ट है, पुरानी इमेज है, कि आपने पहले जीरो पैडिंग की चारों तरफ, उसके स्ट्राइड आपने 2 रखा, और उसके बाद जो ये विंडो, फिल्टर वाली विंडो है, ये इनपुट इमेज के ऊपर रिवॉल्व कन्वॉल्व करना शुरू कर दिया आपने। ये सबसे पहले विंडो यहाँ पर आएगी, ये जो ग्रीन कलर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट ये आया 0 0 0 0 1 3 0 0 -1, ये वाली विंडो। ये वाली विंडो जो है वो इस फिल्टर के साथ कन्वॉल्व होगी, फिल्टर डब्ल्यू के साथ, ये दिखाया हुआ है। ये सबसे पहले पहली विंडो इसके साथ कन्वॉल्व हुई तो 2 रिजल्ट आ गया। अब स्ट्राइड 2 है, तो 2 स्ट्राइड के साथ आप मुझे बताएं कि विंडो कहाँ पर जाएगी, कोई बता सकता है? एनीवन? विंडो ने अब आगे मूव करना है तो वो किस हिस्से पे जाएगी? स्ट्राइड 1 नहीं है, 2 है। यार स्ट्राइड का बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप लोग पीछे CNN सारे भूल गए हैं। स्ट्राइड 1 है इसमें। स्ट्राइड 2 है, अच्छा 2 2 है। लिखा हुआ है। तो 1 के साथ बता दें क्या आंसर आएगा, 2 के साथ क्या आएगा? 1 के साथ एक स्टेप आगे चली जाएगी, यानी कि पहली वाली जो रो 1 है 0 0 वाली, इससे एक स्टेप आगे मूव कर देगी, जहाँ पे आ जाएगी 2 के यहाँ अंदर पे। 2 स्टेप ले लेगा। 2 में 2 स्टेप आगे चली जाएगी, तो 2 कौन सी कॉलम वाली छोड़ विंडो के। बन जाएगी? 0 0 0 3 2 0 -1 2। 2 और 0। ये वाली विंडो जो है आपकी, ये वाली बन जाएगी स्ट्राइड 2 के साथ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये अभी सिंपल कॉन्वोल्यूशन हो रही है आपकी, ठीक हो गया। और एट द एंड आपके पास क्या होती है? आउटपुट Z, ये आ गई। इनपुट आपके पास क्या थी? 1 3 2 0 -1 2 1 -2 1, और उसकी आउटपुट क्या आ गई? 2 -5 -2 1। कॉन्वोल्यूशन हो गई सिंपल, अभी कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है यहाँ पर। अच्छा, अब अगर मैंने डी कॉन्वोल्यूशन करनी है, पहले तो ये हो रहा है कि मैं हाई स्पेस से लो स्पेस में जा रहा हूँ। 3x3 का साइज था और आउटपुट मुझे 2x2 की आई है। लेकिन अगर मैं 2x2 की आउटपुट के साथ दोबारा वापस अब मैं 3x3 की आउटपुट अचीव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो डी कॉन्वोल्यूशन करूंगा। पहले मैंने आपको क्या बताया था, हम बड़ी स्पेस से छोटी स्पेस में आते हैं। बड़ी स्पेस की रिप्रेजेंटेशन छोटी स्पेस में हमने कर दी आउटपुट Z में। अब उस आउटपुट Z को एज ए इनपुट लेकर दोबारा वही चीज हमने दोबारा हासिल करनी है। वो इमेज को जो है वो लो स्पेस के अंदर चले गए लेटेंसी में, उस लो से अब दोबारा हाई की तरफ जाना है हमने। ये इनपुट इमेज है, एक लो में चले गए, अब दोबारा हाई में जाना है। तो हमने क्या किया, उस इमेज को खुद से एक्सपेंड किया। जिस तरह से आप सम टाइम करते नहीं होते, अपनी इमेजेस को मतलब एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं तो उसके पिक्सल फट जाते हैं। तो असल में यही होता है कि 0 0 वैल्यूज बीच में ऐड हो जाती हैं, फट जाते हैं पिक्सल। तो आप यही समझ लें कि एक बहुत छोटी इमेज बन गई थी, उसको जान के आपने बड़ा उसको किया। शुरू के अंदर 0 0 बीच में जो है वो ऐड कर लिए, ताकि कोई एक खाली अरे आपके पास आ जाए। इसमें सम टाइम आप स्टोरेज करने के लिए खाली अरे डिक्लेयर कर देते हैं प्रोग्राम में, तो वही समझ लें कि आपने जान के बीच में खाली स्पेस भर दी, ताकि इस खाली स्पेस के अंदर असली इंफॉर्मेशन आप बाद में जो है वो फिल कर सके कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका उस इमेज के अंदर थोड़ी स्पेस बनाना था, सारी पिक्सेल्स को कहना था कि यार थोड़ा थोड़ा साइड पे हो जाओ, जहाँ पे कुछ वैल्यूज आनी है उनकी स्पेस हमने बनानी है। तो आपने डायलेशन की, डायलेशन इसको कहते हैं कि आपने डाइल्यूट कर दिया उसके अंदर जीरोस को। तो जब जीरोस को आपने बीच में डाइल्यूट कर दिया तो वही कॉन्वोल्यूशन वाला दोबारा फंक्शन आपने अप्लाई कर दिया। साइडों पे 0 0 0 0 पैडिंग की, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया और आपके पास ये इस तरह की 3x3 की आउटपुट आ गई। फर्क क्या पड़ा
कन्वोल्यूशन और ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशन के अंदर कि आपने पहले थोड़ा बीच में डायलेशन ऐड कर दी, मतलब कि आपने बीच में 0 0 ऐड कर दिए आपने, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन और डी कन्वोल्यूशन के अंदर अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट तो मुझसे पूछ सकता है। ओके सारा? सर इसमें डायलेशन में ये जो जीरो ऐड करता है, ये हमारी मर्जी से करता है या वो अपने आप ये इसकी कोई वैल्यू देती है? ये भाई आपने ये यहाँ पर ये वैल्यू होती है 2 उसने लिखा हुआ है, तो ये आपको बताना पड़ता है कितने रोज कितने कॉलम आपने ऐड करने हैं, ठीक है। ये कर्नल 3/3 का ये सारा नीचे लिखा हुआ है, ये सारे का सारा, ये सारे के सारे पैरामीटर सिर्फ आपने देने होते हैं। जैसे आप कन्वोल्यूशन करते वक्त सिर्फ लिखते थे ना 256 न्यूरॉन्स बना दो इसके, तो ये 3/3 का कर्नल और पैडिंग डायलेशन की वैल्यू, ये पैरामीटर आपने सेट करने होते हैं। बाकी सारा काम वो खुद ही पीछे मैथमेटिक्स कर देता है, जैसे कि हमेशा करता आ रहा है। सर इसमें अब एक इसका सवाल बोले। इसमें जो जैसे 5 है या जो 2 लिखा हुआ है, उसको किस तरह फिर डिवीजन किस तरह उसकी होगी? क्योंकि वो तो कोई एवरेज या हमने निकाली होगी या हमने कहाँ 5 लिखा है? जैसे ये -5 है सर, ये दूसरे उसमें ये जहाँ पे जी जी हाँ, तो इसको फिर हम कैसे मैनेज करेंगे ये इसको? क्योंकि इसके आगे मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे फिर, या इसी तरह रहेगा? ये था ना 2 -5 -2 1, ये असल आपके पास इनपुट थी। जी तो सर। इसके अंदर आपने 2 रोज एंड 2 कॉलम 0 की ऐड कर दी, ठीक है। जी सर। ये आपके पास फिल्टर W एक कर्नल पड़ा हुआ है। ये दोनों जो है ना, अब ये दोनों ये कन्वॉल्व होंगे आपस में, ठीक है। ये कन्वॉल्व हो, ये सारे का सारा आपका कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो है ना, ये आउटपुट Z के तौर पर आ गया। ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी जो है ना हर एलिमेंट की वैल्यूज जो है वो कन्वॉल्व होंगी। जिस तरह ये एग्जांपल ठीक दी है। गई, 0 0, ये वाला 0 2 0 0 0 0 0 -2 0, ये आ गया। और W जो है वो ये आ गया। इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन हुई तो -2 आंसर ये आ गया इधर। इस ठीक सर। तरह ठीक। सारी की सारी विंडो पे आंसर ये कॉन्वोल्यूशन होती जाएगी। अब इस तरह ये येलो वाली जो इसने हाईलाइट की हुई है 0 0 0 -2 0 1 और 0 0 0, ये वाला विंडो, इसकी भी W के साथ कॉन्वोल्यूशन हुई तो -3 आ गया, उसने ये लिख दिया -3, ठीक है। ठीक सर। का ठीक, थैंक हर एक के साथ कॉन्वोल्यूशन होती जाएगी और फिर आपके पास एट द एंड इस तरह से एक मैट्रिक्स अचीव हो जाएगा। तो आप 2/2 से एट द एंड 3/3 में चले गए सिर्फ डायलेशन करने से। उसके अंदर अब जितनी ज्यादा डायलेशन करते जाएंगे उतनी बड़ी स्पेस के अंदर आप जाते जाएंगे। तो ये टोटली आपके इख्तियार में होता है, ये पैरामीटर आपके इख्तियार में होते हैं कि आपने कर्नल कितना सेट करना है और आपने डायलेशन कितनी डालनी है बीच में। अच्छा, पहले आप लोगों को याद है आप लोग कूलिंग करते थे, ठीक है। कूलिंग क्या होती थी भला? सर पूलिंग में हम जो बनाते 2x2 जो हम उसे देते थे, उसके अंदर से मैक्स पूलिंग होती तो वो मैक्सिमम नंबर उठा के लेके आता है एवरेज, तो उनकी एवरेज और इस तरह सर होते थे पूलिंग में। अच्छा, उसका क्या बेनिफिट होता था? सर दो तरह की पूलिंग होती थी, एक मैक्स पूलिंग थी, एक एवरेज पूलिंग थी। ये मैक्स में वो सर मैक्सिमम वैल्यू को उठाता था, एवरेज में एवरेज को उठा लेता था। ठीक है। डाउन सैम्पलिंग हो जाती थी, हमारे पास प्रिसाइज वो इंफॉर्मेशन आ जाती। अच्छा, तो डाउन सैम्पलिंग हो जाती थी। जारी बात है कि आप 4 वैल्यूज में से एक मैक्स मैक्स वैल्यू अगर आप पिक कर रहे हैं तो वो उसका साइज रिड्यूस ही होना है ना। हर 4 वैल्यूज के अगेंस्ट आप एक पिक कर रहे हैं, तो अनपूलिंग अब क्या होगी, इससे क्या जाहिर होता है?
सर ये एक वैल्यू से 4 वैल्यू गेट करेगा। अब एक वैल्यू से 4 वैल्यूज दोबारा बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम उलट जाना भी सीख रहे हैं। हमेशा से हम बड़ी स्पेस से कम स्पेस की तरफ तो आए हैं, लेकिन कम से दोबारा बड़ी की तरफ वापस नहीं गए हैं, ठीक है। तो अब हमने दूसरी साइड को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है। तो कन्वोल्यूशन करके हम क्या करते थे, छोटी स्पेस में चले जाते थे। अब डीकन्वॉल्व करके हमने कहा कि दोबारा बड़ी में कैसे जाना है। इस तरह पुलिंग करके भी हमारे साइज कम हो जाते थे। अब अनपुलिंग करके साइज दोबारा बड़े कैसे करने हैं, दूसरी साइड पे कैसे जाना है, तो ये उसी का ही पार्ट है। अच्छा, अनपुलिंग की अब एग्जांपल दी हुई है इसने कि पहले क्या सीन होता था हमारे पास। ये आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स है, 0 2 -2 और 0। इसमें से मैक्सिमम सबसे बड़ा क्या है, 2 है। मैक्स पुलिंग हुई, उसने 2 को लिख लिया। 0 1 1 0 2, 0 1 1 2, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 2 है, उसने 2 को लिख लिया। इसके बाद -4 0 -1 1, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 1 है, उसने 1 को लिख लिया। 3 2 2 1, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 3, उसने 3 को लिख लिया। ये पुलिंग होगी आपके पास, ठीक है। और 2 2 1 3, इसको उसने x1 x2 x3 x4 सपोज कर लिया कि ये तो खुद से कोई 2 2 1 3 सपोज किए गए ना सारी वैल्यूज, तो उसने जनरल फॉर्म में इसको लिख लिया, वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया। 4 वेरिएबल की इसने जो है वो वैल्यूज यहाँ पर रख ली है। अच्छा, अब जब अनपूल करना है, वापस अब बड़ी स्पेस के अंदर जाना है, तो वो क्या करेगा कि वो 0 0 z कर देगा। जहां जहां पर तो वो आ रहा था उसके पास सारी हिस्ट्री मौजूद है। जहां पर x1 था, x2 x3 x4 जहां जहां थे उसने वो वहां पर ही लिखे हैं। बाकी उसने जो है वो 0 0 डिक्लेयर कर दी है। अच्छा, अब उसको कैसे पता चला है कि ये पहले स्केयर के अंदर x1 इधर आना है, दूसरे स्केयर के अंदर x2 इधर आना है, तीसरे स्केयर के अंदर x3 इधर आना है, और चौथे स्केयर के अंदर x4 आना है, इधर आना है फर्स्ट पोजीशन पे। ये सारी पोजीशन उसको कैसे पता चल गई, ये कोई बता सकता है? सर सो जहाँ इसकी से मेमोरी उसने में होगा। उससे मैक्स वैल्यू उठाई थी वहीं पे उसने, यानी कि वो वैल्यू उसको वहीं डाल भी के तो कैसे उसको पता चला, कैसे याद है उसको? कूलिंग मास्क लेयर है ऊपर। बिल्कुल, पूलिंग मास वो साथ उसकी मेमोरी स्टोर कर लेता है। 2 2 1 3, जहां जहां से उसने उठाए हैं उसने वहां पर ना 1 1 1 1 कर दिया है। लोकेशंस उसने स्टोर कर दी है कि अगर उसने 2 यहां से उठाया है तो उसने वहां पर उस जगह को 1 कर दिया। ये वाला 2 अगर उसने यहाँ से उठाया है तो इस जगह को उसने 1 कर दिया है। ये वाला 3 यहाँ से उठाया है तो उसने उस जगह को 1 कर दिया है, ताकि जो दोबारा, क्योंकि हमें पता है हम एनकोडर और डीकोडर भी बना रहे हैं, हमने डिकोड भी करना है एट द एंड। जब हम सिर्फ एनकोड कर रहे होते थे या वन साइड कर रहे होते थे, CNN की दूसरी एप्लीकेशन देख रहे होते थे, तो हम सिर्फ मैक्स पुलिंग करते थे, अनपुलिंग नहीं करते थे, तो हमें जरूरत नहीं पेश आती थी पुलिंग मास की। लेकिन अब चूंकि दोबारा हमने वापस जाना है बड़ी स्पेस के अंदर, तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हमने किन रूल्स के तहत उसको श्रिंक किया है, ताकि उन्हीं रूल्स के तहत उसको दोबारा एक्सपेंड कर सके। दैट्स वाई पुलिंग मार्क्स हमें बताता है कि आपने ये काम करना है, यहाँ यहाँ से आपने ये वैल्यूज जो मैक्स वाली है यहाँ से उठानी है। अच्छा, अब सैम्पलिंग एंड रीसाइजिंग क्या है आपकी, इसकी एग्जांपल देख लें। अब उसमें और पिछली वाली जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी है उसमें और इस एप्लीकेशन में ये फर्क है कि जहां पर वो 0 0 कर देता था ना, उसकी बजाय वो सारी की सारी जगह पर ही वो x1 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 कर दिया, x2 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 कर दिया, x3 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 कर दिया, x4 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 कर दिया। अब ये करने से, अच्छा यहाँ पर पुलिंग मास क्यों नहीं यूज हुआ? पुलिंग मास किधर है? ऊपर तो यहाँ पे था, ये ऊपर पुलिंग मास है आपके पास, पता चले किस किस लोकेशन पर उसने उठाया है। यहाँ पर पुलिंग मार्क्स है ही नहीं, इसकी क्या वजह है? सर अगर सबको एक ही मतलब जीरो उसने उठाया तो जीरो भी चारों में उसने फिक्स कर दी है। बिल्कुल, पोजीशन की जरूरत ही नहीं है। असल में तो उसने x1
जो है वो यहाँ से इस लोकेशन से उठाया था, लेकिन जब उसने साथ भी x1 लिख दिया, नीचे भी लिख दिया, उधर भी लिख दिया, तो अब जरूरत ही नहीं है हमें कि हम पूछें कि भाई किस लोकेशन पर x1 पड़ा था। जब सारी की सारी चारों की चारों लोकेशन, पूरा का पूरा बॉक्स ही आपने एक वैल्यू से ही भर दिया है, तो पूलिंग मास्क की आपको जरूरत नहीं पड़ी। इसको कहते हैं अप सैम्पलिंग या रीसाइजिंग करना। ठीक है, अच्छा, ये जो पहले भाई हमने एग्जांपल की थी डायलेशन की, ये एग्जैक्टली वही है, लेकिन यहाँ पे डायलेशन जो है वो फिल्टर लेवल पे की गई है। ये आपके पास फिल्टर था 2x2 का छोटा, इसके अंदर जो है वो डायलेशन की गई, जीरो जीरोस आपके ऐड कर दिए गए, उसको बाद में कन्वॉल्व करवाया गया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। जिस स्पेस में आप थे, मतलब जो साइज था वही साइज का आपके पास आंसर आ गया लो डायमेंशन पे जाने के बाद। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि पहले डायलेशन आपने इनपुट लेवल पे की थी, अब डायलेशन आपने जो है वो फिल्टर लेवल पे कर दी है। अच्छा, एग्जाम्पल आर्किटेक्चर्स FCN एंड यूनेट, ये दो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हैं जो आपके इनकोडर डिकोडर के लिए यूज होते हैं, और इन्हीं का जो है ना वो हमने कोड एक्सप्लोर करना है, इन्हीं की डायग्राम देखनी है कि ये कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपका जो आ जाता है FCN, फुली कनेक्टेड नेटवर्क। अच्छा, इसके अंदर ये किस तरह से एक्ट करता है, ये देखें। ये VGG16 का एक नेटवर्क दिखाया गया है, वो सारे का सारा उसी तरह ही वो यूज हुआ है। एंड वाली जो इन आउटपुट थी ना आपके पास, वो लेयर्स फ्रीज कर दी गई हैं, ये वाली डेंस डेंस डेंस, ये आउटपुट एंड वाली जो थी, ये सारी की सारी खत्म करके ना उसने ये एडिशनल आप अपना जो है ना यहाँ पर आर्किटेक्चर ऐड कर दिया। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, आर्किटेक्चर वर्क कैसे कर रहा है कि ये कॉन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग, कॉन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग, कॉन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग, वो कह रहा है इतना ये बिल्कुल ठीक आ रहा है क्योंकि ये फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन एंड के अंदर ये क्लासिफिकेशन कर रहा है। जैसे कैट एंड डॉग की एप्लीकेशन अगर हो ना, तो सिर्फ हम VG16 के आर्किटेक्चर को ये इसको देखें, तो इसका काम ये होता है, शुरू वाले आर्किटेक्चर का यहाँ तक का काम, यहाँ तक वो ये होता है कि उसका काम सिर्फ फीचर एक्सट्रैक्ट करना होता है। जैसे पैटर्न्स हैं, कैट एंड डॉग जो है वो आपस में इस तरह से डिफ्रेंशिएट होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना होता है उसका काम। फीचर एक्सट्रैक्ट जब उसने कर लिए, तो जो एंड वाला हेड होता है आगे, ये वाला, इसका काम होता है कि उन फीचर्स की बेस पर अब डिसीजन मेकिंग करना। ये कैट क्लास से बिलोंग करती थी इमेज, यहाँ डॉग क्लास पे बिलोंग करती थी। तो हमारी जो इनकोडर डिकोडर की एप्लीकेशन इस तरह की नहीं है। हमने ये नहीं बताना कि इमेज जो है ये कैट से बिलोंग करती है या डॉग से बिलोंग करती है, बल्कि अगर कोई कैट की इमेज दी गई है, वो उसको कन्वर्ट करना है दूसरी डोमेन के अंदर। ठीक है, उसको एक डोमेन से दूसरी डोमेन में लेके जाना है, या एक साइज से दूसरे साइज के अंदर लेके जाना है, या एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो दैट्स वाई हम जो क्लासिफिकेशन साइड है ना, वो ये वाली रिमूव्ड लिखा हुआ है उसने, कि क्लासिफिकेशन साइड जो है ना ये मैंने रिमूव कर दी। उसने VG16 का मॉडल लिया, और उसके बाद उसने अपने ट्रांसपोर्ट कन्वोल्यूशन कि जो कन्वोल्यूशन हो रही थी उससे उसने ट्रांसपोज किया, मतलब कि उलट किया। जो ये यहाँ तक कन्वोल्यूशन कर कर आप लो स्पेस के अंदर आगे हुए थे, अब दोबारा उसने ट्रांसपोर्ट कन्वोल्यूशन करके मतलब डी कॉन किया उसको। ठीक है, और जहां जहां पर उसने जो था वो करनी थी आपके पास पूलिंग, उसको अनपूल किया दोबारा से। जो है वो जब हम पीछे अभी कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं डी कॉन्वोल्यूशन अप सैम्पलिंग के, तो उसने आगे अपना आर्किटेक्चर यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस हमें देखने में ये कॉम्प्लेक्स लगता है और कुछ भी नहीं है ये।
सिर्फ ये किया गया कि जहां पर जो पिछला ही आपका आर्किटेक्चर V16 उठाया है, जिस हिस्से का काम क्लासिफिकेशन करना होता था वो उसने रिमूव कर दिया है, जिस हिस्से का काम फीचर को एक्सट्रैक्ट करना होता है सिर्फ उतना हिस्सा उसने लिया है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने आप अपना जो है वो नेटवर्क अप्लाई कर दिया। अपना नेटवर्क क्या था कि उसको पता था कि कॉन्वोल्यूशन होते होते इमेज जो है वो श्रिंक हो रही है, छोटी होती जा रही है। अब उस छोटी इमेज को दोबारा मैंने इनहांस करना शुरू करना है, तो उसने जो है वो कॉन्वोल्यूशन का ऑपोजिट करना शुरू कर दिया, मतलब कि ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन। और कुछ नहीं है इसके अंदर। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर इसमें ये जो नीचे वाली बॉटम में लेयर्स नजर आ रही है, ये आपने एडिशनल लगाई है या ये इसी का पार्ट है? कौन सी? ये वाली? ये नीचे वाली नहीं, वो तो क्लासिफायर है, इससे नीचे वाली जो। ये? जी जी। अच्छा, ये खुद लगाई गई हैं, ये खुद लगाई गई हैं। आपने बुक को जो है ना एक दफा रीड करना है। वो एक एक लेयर का जो है ना काम बता रहा होता है यहाँ पर। तो अगर हम इसको एक एक लेयर को स्टडी करना शुरू कर दिया ना हमने, बस बहुत ज्यादा टाइम इस आर्किटेक्चर पे ठीक। लग जाना है। इसलिए जस्ट मैंने जनरल इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि ये वाला हिस्सा आपका फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, ये वाला हिस्सा आगे आपने कनेक्ट कर देते हैं आपको उसको दोबारा से हाई रेजोल्यूशन इमेज हासिल करने के लिए। ठीक है। ये FCN है, फुली कनेक्टेड नेटवर्क्स। यूनेट जो है वो भी इसी तरह ही काम कर रहे हैं। अगर आप देखें, ये कन्वोल्यूशन हो रही है और ये ट्रांसपोर्ट कन्वोल्यूशन दोबारा होना शुरू हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये देखें, ये कनकैटिनेशन, ये कनकैटिनेशन 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 नजर आएगी, और यहाँ पर आपको एडिशन एडिशन नजर आएगी। ठीक है। यहाँ पे डी कॉल की आउटपुट जो है वो एडिशन हो रही है उसकी, मतलब कि पीछे वाले को और नई वाली को पकड़ के वो ऐड कर देता है, जबकि यहाँ पर उनको ऐड नहीं करता, उनको जोड़ देता है, इकट्ठा करके प्रोसेस करता है। सिर्फ ये फर्क है। तो अब जी ये कौन सी किस वक्त कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया जाए ये टोटली एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये दो टॉप के जो है ये आर्किटेक्चर आपके मोस्ट कॉमनली जो है वो फेमस है इस फील्ड के अंदर। अगर आपने काम करना है, कोई यू आर्किटेक्चर अप्लाई करके देख सकता है, कोई FCN को अप्लाई करके देख सकता है। तो दोनों में से जो आपको अच्छे रिजल्ट दें वो आपके लिए फाइनल आर्किटेक्चर है। अच्छा, अब इसको अप्लाई करना है। ये आप लोगों ने, आपके पास 5 मिनट है। आप लोगों ने जो FCN का पीछे मैंने आर्किटेक्चर पढ़ाया आपको उसका ये कोड है, और मैं आपसे 5 मिनट के बाद पूछूंगा कि आपने इस कोड की आपको क्या समझ लगी। किसी एक बंदे को कहूंगा वो एक्सप्लेन करेगा इस सारी बात को। 5 मिनट आपके स्टार्ट हो गए हैं। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ हाँ।
जी, कौन एक्सप्लेन करेगा इसे? सर इसमें ऑलमोस्ट हाफ समझ आया मुझे, वो मैं एक्सप्लेन क्या कर समझ लूँ। आया? सर सबसे पहले हमने वीजीजी से हमने उसके ब्लॉक्स लेने, ब्लॉक 3, 4, 5 उनकी आउटपुट हमने ली। उसके बाद हमने दोबारा जो नेक्स्ट हमारे पास हमने कन्वोल्यूशनल लेयर बनाई, उसमें हमने F3 जो है अब हमारे पास, उसके उसको हमने लेके जो प्रीवियस F3 था जो VGG का था, उसके साथ हमने उसको उसकी आउटपुट को इसके साथ मर्ज किया हमने। सेम F4 का भी और F5 का। फिर यहीं तक समझ आया। ठीक है, उसके बाद सर जो है वो नीचे हमने नीचे मैं बता दूं ट्रांसफॉर्म। जी जी बताएं। सर, नीचे इसकी दोबारा जो लेयर्स को हमने ऐड अप किया हुआ है, ये जो M1 इज इक्वल टू ऐड F4 F5 को 2 से मल्टीप्लाई करके, इसी तरह इनको दोबारा ऐड अप करके इसका फाइनल यानी कि आउटपुट क्लासिफायर से जो है बिल्कुल इसको ऐसे ही मॉडल है। प्रोड्यूस। असल में ना, ये जो FCN का आर्किटेक्चर ना एग्जैक्टली यही इम्प्लीमेंट हुआ है। यहाँ तक जो मैं आप लोगों को कहा था ना, ये यहाँ तक FG16 का उठा रहा है। उसके बाद जो है वो फिर आप देखेंगे ऐड कर रहा है, मर्ज लगाकर इसको इसके साथ मर्ज कर रहा है, इसको इसके साथ मर्ज कर रहा है, ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन ले रहा है। तो अगर एक दफा आप उस आर्किटेक्चर को रीड करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। जहां पर एडिंग हो रही है, जिन लेयर्स की, उन लेयर्स की एडिंग कर रहा है। और जिन लेयर्स का ट्रांसपोज हो रहा है, उन लेयर्स का वो ट्रांसपोज ले रहा है। ठीक है। तो मतलब कि जब आप भी बुक खोलेंगे, उस आर्किटेक्चर की जोन जोन सी लेयर जो जो काम करता आपको नजर आ रही होगी, एग्जैक्टली इस कोड में भी वही हो रहा है। एज इट इज आप लोगों ने को जस्ट बैकएंड की थ्योरी समझनी है और इस कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है, बस इतना काम है आपका। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सिमेंटिक सेगमेंटेशन के मसाइल को थोड़ा अब समझने की तरफ आ जाते हैं। Object segmentation with encoder decoder. As we saw in the first part of this chapter, encoding decoding networks are trained to map data samples from one domain to another, from noisy to noiseless, or from color to depth. Object segmentation can be seen as one such operation, the mapping of images from the color domain to the class domain. Given its value and context, we want to assign one of the target class to each output of to each pixel of picture, returning label map with the same height and level. पहले हमने क्या किया था कि नॉइजी इमेज को नॉइजलेस में और कलर डेप्थ इमेजेस, कलर की बेस के ऊपर डेप्थ उसकी बता देना, इन चीज़ों को पहले हमने डील किया था। अब हम वो क्या कह रहा है कि अब हम जो है वो लेबल मैप करना शुरू करेंगे कि जो है वो हर पिक्सल की क्लास को बताना कि ये पिक्सल कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये पिक्सल कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ये काम हम कैसे कर सकते हैं? डिकोडिंग एज लेबल मैप। ठीक है, कि जब हम डिकोडिंग की तरफ जा रहे हों, इनकोड करने के बाद डिकोडिंग की तरफ जा रहे हों, तो हमें जो है वो हर एक पिक्सल का लेबल पता चल जाए, तो वो लेबल मैप हमारे पास एक एट द एंड अचीव हो जाए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक सिंपल सी इसमें थ्योरी है कि पहले तो ये होता था कि बिल्डिंग एनकोडर टू डायरेक्टली आउटपुट लेवल मैप वेयर ईच पिक्सल वैल्यू रिप्रेजेंट अ क्लास, फॉर इंस्टेंस 1 फॉर डॉग एंड 2 फॉर कैट वुड यील्ड पुअर रिजल्ट्स। कि अगर कोई क्लासीफायर डिजाइन करते थे तो वो एक पूरी इमेज को 1 या 2 डिक्लेयर कर देता था कि आइदर ये डॉग की क्लास है और ये कैट की क्लास है, बस 1 और 2 डिक्लेयर कर देता था। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने हर पिक्सल पे डिक्लेरेशन करवानी है कि ये पिक्सल कैट से बिलोंग करता है कि डॉग से बिलोंग करता है। तो 4 से मेरे पास अगर 10 बाय 10 की इमेज है ना, तो मुझे पता है कि 10 बाय 10 की इमेज में 100
पिक्सल वैल्यूज होती हैं मेरे पास, 10 इंटू 10 100, तो 100 लेबल मेरे पास आने चाहिए। 100 लेबल, पिक्सल 1 का लेबल क्या है, पिक्सल 2 का लेबल क्या है, पिक्सल 3 का लेबल क्या है, पिक्सल 4 किस क्लास से बिलोंग करता है। तो हर पिक्सल लेवल पे अब मेरे पास आउटपुट क्लास आनी चाहिए, क्योंकि अब मैं होल इमेज की पूरी इमेज की क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा कि पूरी इमेज को एट द एंड डिक्लेयर करना आइदर इट इज डॉग और कैट, बल्कि मुझे अब हर पिक्सल को डिक्लेयर करना है कि ये पिक्सल किस से बिलोंग करता है। देन ही मैं पिक्सल लेवल पर जाकर उसकी जो है वो सेगमेंटेशन कर सकता हूँ, बाउंडिंग बॉक्सेस बना सकता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट हर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द। तो ये इस बात की आपको समझ लगी कि सिर्फ हाइट विड्थ नहीं चाहिए होती, उसके साथ एक और आपके पास जो है वो एक नया ऐड हो जाता है कि सॉरी, एन जो है, एन है आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस के साथ आपके पास हाइट और विड्थ भी ऐड हो जाती है। मतलब कि अगर आपके पास हाइट जो है वो 10 है और विड्थ भी आपके पास 10 है, तो आपके पास 100 आंसर आ जाएगा h इंटू डब्ल्यू का। और n है आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस अगर मेरे पास 2 है तो ये हाइट इंटू विड्थ मेरे पास 100 है, 100 इंटू 2 200 वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी। हर पिक्सल वैल्यू पर एक वेक्टर बनेगा, हर पिक्सल वैल्यू पर मुझे पता होगा कि ये पिक्सल कैट का है या डॉग का है। तो ये सारी की सारी जो है ना ये चीज इस तरह से हो जाती है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि पूरी की पूरी इमेज को आप 1 2 3 4 नहीं डिक्लेयर करते या कोई भी आउटपुट क्लास उसकी डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि हर पिक्सल पर आप डिक्लेरेशन करते हो कि ये पिक्सल कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो ये इस तरह से आपके पास जो है ना वैल्यूज अचीव हो जाती हैं कि ये इनपुट इमेज है और आपके पास 3 क्लासेस है, कार, ट्री और रोड की। तो ये हर पिक्सल पर जो है ना वो डिक्लेरेशन हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाँ, ये रोड का आपके पास पूरे का पूरा इमेज का लेबल आ गया, ये ट्री का आ गया, ये कार का आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड वाला जो पिक्सल है सबसे राइट बॉटम पे, ये रोड वाला 1 है, मतलब ये कुछ यहाँ पे करके वैल्यू है ये वाली, ये रोड का 1 है, ट्री का 0 है और कार का भी 0 है। ठीक है, तो ये पिक्सल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पिक्सल पर रोड पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये सारे आप देखें रोड की प्लॉटिंग यहाँ तक हो रही है ऐसे, ये यहाँ तक हाफ इमेज की। तो ये एग्जैक्ट हर पिक्सल के इर्द गिर्द उसका ये आपके पास मैप आ गया है कि ये पिक्सल कौन सा है, ये पिक्सल कौन सा है, कौन सा पिक्सल है, ये सारे की सारी ना उसकी आपके पास एक तरह से मैपिंग आ गई है। तो पहले क्या होता था कि पूरी की पूरी इमेज को या जस्ट ऐसे होता था कि अगर आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे हैं तो सारे के सारे ट्री के इर्द गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स बनता था, ऊपर ट्री लिखा आ जाता था, ये कार के इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स बनता था, ट्री लिखा आ जाता था। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, अब शुरू से लेकर एंड तक हर पिक्सल पे डिक्लेरेशन हो रही है कि कौन सा पिक्सल कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो पूछ लें। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद आपके पास क्या हो रहा है कि ये इसका कोड है। कोड पूरा नहीं इसका दिया गया। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह की हमें आउटपुट एक्चुअल में चाहिए होती है। इनपुट इमेज आपके पास कोई आई है और हर जगह पर उसने जो है वो लेबलिंग कर दी है आपकी कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। और फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, पर क्लास वेट मैप, ठीक है, कि हर क्लास में जो है वो किसका कितना वेटेज है, वेटेज की भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है
कि आपके पास साइकिल है, एक क्लास बाईसाइकिल है, एक क्लास गाड़ी है, ह्यूमंस है, तो वो उस चीज़ को भी जो है वो क्लियरली डिटेक्ट कर सकता है। और अगर आपने जस्ट वेट मैप को आउटलाइन करवाना है, सिर्फ आउटलाइन, आपको पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट की जो है वो कलर नहीं चाहिए, आपने जस्ट बाउंडिंग बॉक्स बनवाने हैं, हर एक के इर्द गिर्द एक्सट्रैक्शन करवानी है, तो आप सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास जो है वो सेगमेंटेशन स्टाइल होते हैं, लेकिन जो भी आपने अचीव करना है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बैकएंड का पता हो कि पिक्सल बाय पिक्सल लेवल पर वो किस तरह जाके ट्रीट करता है। अच्छा, ये भी सच इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स देख लें कि अगर आप लोगों ने कोई ना कोई वर्क करने हैं तो कहाँ इसके डाटा सेट अवेलेबल हैं, कहाँ इसके कोड पड़े हुए हैं, और कहाँ से जाकर आप इसको उठा के रन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और फिर बाद में आप लोग क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, जहाँ पर जो भी इशू हो आपको। तो एडवांस एग्जांपल सबसे पहले इमेज सेगमेंटेशन की आ जाती है सेल्फ कार ड्राइविंग में। सेल्फ कार ड्राइविंग के अंदर क्या होता है कि सेल्फ कार ड्राइविंग को इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है, और क्या उसके दामन में चाह रहा है वो सारी की सारी चीजें लाइव वीडियो के अंदर एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं। जैसे सामने कोई चलता तो नहीं आ रहा, कोई लाइन फॉलो हो रही कि नहीं, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना, दिस एंड दैट। इस पर्पस के लिए जो है ना वो डिफरेंट किस्म के डाटा सेट अवेलेबल है। यहाँ पर ये उसका लिंक दिया गया हुआ है। डिफरेंट ऐसे रोड्स के रियल टाइम डाटा सेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि यहाँ तो ये काम आमतौर पे सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों में जो है वो सेंसर्स के थ्रू हो रहा होता है, या कैमरास के थ्रू हो रहा होता है, या दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो लेकिन चूंकि ज़रा सेंसिटिविटी सेल्फ ड्राइविंग कार में ज़्यादा होती है, तो आमतौर पे दोनों तरीकों से डिसीजन मेकिंग हो रही होती है कि सेंसर्स भी आपके डिटेक्ट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स का एक्सीडेंटल सिनेरियो से अवॉइड करने के लिए, और कैमरा भी आपका जो है वो डिस्टेंस मेजरिंग कर रहा होता है। तो ये इसलिए ये टेक्निक वहां पर लगाना बड़ी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि सामने से आने वाला ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, और किस क्लास से बिलोंग करता है, उसका डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या होगा। ह्यूमन है तो वो अपने आप को वाइड एक डिफरेंट तरीके से करेगा, बाईसाइकिलिस्ट और तरीके से करेगा, गाड़ी जो है वो अपने आप की मूवमेंट्स जो सामने वाली है वो और तरह से करेगी। तो आपको हर ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करके उसका डिस्टेंस, उसकी मूवमेंट्स जो है वो इस सारी की सारी इस टेक्निक के थ्रू आप जो है वो बड़ा एक हेल्पफुल सिस्टम तैयार कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इसका जो डिफरेंट डिफिकल्ट केस स्टडी है वो ये है कि ये तो बता देना कि ये ह्यूमन क्लास से बिलोंग करता है जो आगे पर्सन है। अगर 10 बंदे आ रहे हैं तो वो 10 के 10 को ह्यूमन ही डिक्लेयर करेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि 10 के 10 बंदों को यूनिक ह्यूमन डिक्लेयर करे, लाइक ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये ह्यूमन 1 है, ये वाला जो पिक्सल है ये ह्यूमन 2 का पिक्सल है, ये ह्यूमन 3 का है, तो ये आपकी आ जाती है ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन से। इसको कहते हैं इंस्टेंस सेगमेंटेशन करना। ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन और इंस्टेंस सेगमेंटेशन का आप लोगों को ये फर्क पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन ये है कि अगर इमेज के अंदर 4 साइकिल्स आ रही हैं तो वो चारों को उसने फोर से ब्लू कलर के साथ हाईलाइट कर दिया, बस वो चारों को एक ही क्लास लेगा कि भाई ये बाईसाइकिल है। लेकिन जब इंस्टेंस सेगमेंटेशन आएगी तो वो उसको साइकिल 1 कर देगा, दूसरी वाली को साइकिल 2, तीसरी वाली को साइकिल 3 और चौथी वाली को साइकिल 4 कर देगा। उसको पहचान होगी कि साइकिल्स के अंदर भी ये चारों डिफरेंट साइकिल्स हैं। तो इसको इंस्टेंस सेगमेंटेशन कहते हैं। ये आमतौर पे ह्यूमंस की ट्रैकिंग के लिए यूज हो रहा होता है कि अगर एक सर्वेलेंस कैमरा कहीं पर लगे हुए हैं तो उसको ये पता होना चाहिए कि सबको बस ह्यूमन क्लास ना डिक्लेयर कर दे, हमें इसका कोई फायदा नहीं है। उसको ये पता होना चाहिए कि जो ये ह्यूमन मैं देख रहा हूँ, पर्सन देख रहा हूँ, ये वही पर्सन है जो मैंने पहले दूसरे कैमरे के अंदर देखा था, और उसको ट्रैक कर सके, वो कहीं पर भी जा रहा है उसकी ट्रैकिंग वो कर सके कि ये ह्यूमन फलाने यूनिक आईडी के साथ ये वही ह्यूमन है, ये दूसरा ह्यूमन है, ये मुख्तलिफ है उससे, ये और बंदा है। तो इस ये सारी की सारी आपकी इंस्टेंस सेगमेंटेशन की जो है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं।
इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ट्यून करना पड़ता है आपको इनकोडर डिकोडर को, जो हमने पीछे कोड पढ़ा है, आर्किटेक्चर पढ़ा है। तो ये इंस्टेंस सेगमेंटेशन का जो है वो आपके पास कोड बन जाता है। फिर उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपकी आ जाती है मेडिकल साइंसेस के अंदर, कि जितने भी सेल्स होते हैं आपके पास जो डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा रहे होते हैं, उनकी सेगमेंटेशन करना। क्योंकि सिर्फ जस्ट ये डिक्लेयर कर देना कि ये सेल जो है ये इस बैक्टीरिया से बिलोंग करता है, इस बैक्टीरिया का, इस बैक्टीरिया का है, तो ये इनफ नहीं होता। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना कि ये सेल डिफरेंट है, ये सेल 2 डिफरेंट है, और ये तीसरा सेल फिर सेल 1 से ही की क्लास से बिलोंग करता है। इस तरह से उसको इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, मेडिकल साइंसेस के अंदर इसकी बहुत ज्यादा आजकल एप्लीकेशन जा रही है। अच्छा, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि फास्टर आरसीसीएन आरसीएनएन, तो आप लोगों को सारा उसका आइडिया है। तो इसको मिक्स करना इंस्टेंस सेगमेंटेशन के साथ, ये इसकी एक एप्लीकेशन, थोड़े से उसका लास्ट ये आइडिया ले लें कि अप्लाइंग semantic segmentation to bounding box using object detection model to turn bounding boxes for each instance of target class, feeding each path to semantic segmentation model to obtain the instance marks. जिस तरह से VG16 मॉडल को, जो कि एक क्लासिफिकेशन मॉडल था, उसको आप लोगों ने कन्वर्ट किया था और आपने उससे जो है वो इनकोडर डिकोडर बना लिए थे ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन के लिए, इसी तरह आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाले मॉडल्स को, जो कि फास्ट RCNN है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंस्टेंस सेगमेंटेशन के अंदर, सिमेंटिक सेगमेंटेशन के अंदर। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है और ये भी काम बिल्कुल पॉसिबल है। पहले से बने बनाए आर्किटेक्चर्स को सिर्फ आपने, जो उसके एंड वाले लेयर्स होती हैं जिसमें वो क्लासिफिकेशन करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, उसको सिर्फ हटा दिया जाता है, और जो पीछे वाली उसकी लेयर्स होती हैं जिसमें वो फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहा होता है, सिर्फ उसको पूरी तरह से यूटिलाइज किया जाता है। जिस तरह अच्छा, वो अब पहले ये हमने क्लासिफायर चेंज कर देते थे सर। हाँ, क्लासिफायर था ये, फास्ट RCCN ऑब्जेक्ट डिटेक्टर है। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्टर को भी, किसी भी ऑब्जेक्ट डिटेक्टर को योलो को पकड़ के चेंज कर दें, फास्ट RCN को पकड़ के चेंज कर लें, तो मतलब किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लासिफायर भी, कोई भी एल्गोरिथम आप चेंज कर सकते हैं। बस इस आपको चाहिए होता है कि लास्ट वाली जिन्होंने डिसीजन मेकिंग फाइनली करनी होती है ना, सिर्फ उनको हटा दें। क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग नहीं करवाना कि ये इमेज जो है किस क्लास से बिलोंग करती है, बल्कि हमने हर पिक्सल लेवल पर डिसीजन मेकिंग करवानी कि ये पिक्सल कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो हमें जरा ज्यादा गहराई में जाना होता है, इसलिए हम अपना एंड वाला जो क्लासिफिकेशन वाली लेयर होती है उसको रोक देते हैं और आगे एक्सटेंड करवा देते हैं अपने मॉडल को, अपना ज्यादा इन डेप्थ जाने के लिए बड़ा मॉडल हम आगे लगा देते हैं। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, पहले एक इमेज आ रही है, फीचर मैप आ रहे हैं आपके पास पीछे से, जो कि जिस तरह VG16 के केस के अंदर फीचर आपके पास पीछे तक आ गए थे। आगे आपने क्या किया, फुली कनेक्टेड लेयर्स दूसरे नंबर पे बनाई, तीसरे नंबर पर फिर कॉन्वोल्यूशन की, चौथे पे सेगमेंटेशन मास्क, और चौथे पे जो है वो एट द एंड जो है वो क्लास स्कोर बता दिया। ठीक है, ये अब मास्क RCNN आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन फास्ट RCN, फास्ट RCNN को पकड़कर मास्क RCNN बनाना, ये आपका यहाँ पर काम बताया गया है कि ये किस तरह से पॉसिबल है। इसकी जनरल सी एक डायग्राम जस्ट बताई गई है। ROI आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ है?
रीजन ऑफ इंटरेस्ट इसको रीजन ऑफ कहते हैं। इंटरेस्ट, रीजन ऑफ हाँ इंटरेस्ट, इसमें हम अपनी मर्जी की उसको वैल्यू बढ़ा सकते हैं कि जो हमारे पास स्पेसिफिक एरिया है उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। जिस तरह रोड पे सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो वैसे तो मतलब इमेज में बहुत थोड़ी सी एरिया को कवर कर देते हैं, लेकिन उसकी हम वेट को ऐसे ही है। रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना आपका यही होता है कि जहां पर मुतलका ऑब्जेक्ट हो सकता है, जहां उसके एग्जिस्ट होने के चांसेस होते हैं, ये मैप उस चीज को डिक्लेयर करता है कि ये वो वाले फीचर्स आपके पास यहाँ पड़े हैं। उनको फिर आगे फर्दर प्रोसेस करके उनका क्लास स्कोर बताया जाता है, ठीक है। और बाउंडिंग बॉक्स को मजीद रिफाइन किया जाता है। बाउंडिंग बॉक्स से रिफाइन करने से क्या मुराद है कि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है बीच में से वो खत्म की जाती है। एक बहुत बड़ा बाउंडिंग बॉक्स है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली स्केयर की बजाय अगर यहाँ पर एक ह्यूमन खड़ा है तो उसके ऊपर ऊपर सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स बनाना, के ऊपर ऊपर बाउंड्रिंग बनाना, उसके इंस्टेंसेस को सेगमेंट करना, तो उसकी रिफाइनमेंट की जाती है। तो ये आगे जो है ना उसका आर्किटेक्चर आपका डिफाइन किया गया है। अच्छा, आप लोगों ने जब ये बुक खोलनी है तो यहाँ पर आपको ना पूरे पूरे कोड मिलेंगे इनकी गिटहब की रेपोजिटरी पर। तो अगर एक क्लास के अंदर एक कोड को पकड़ने बैठ गए तो पूरी क्लास जो है वो एक कोड के ऊपर ही सिर्फ लग जाएगी आपकी। सो दैट्स वाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम एक स्ट्रक्चर को जस्ट अंडरस्टैंड करें मोटा मोटा सा, और उसका कोड जो है वो एज इट इज यूज करें। क्योंकि अगर कोड अगर आप मतलब कि सारी इतनी डिटेल समझना शुरू कर देना कोड की, तो समटाइम हमें भी समझ नहीं लग रही होती। लेकिन हमें ये पता होता है कि यार ये 20 लाइनें लिखी हैं, काम क्या कर रही हैं, थ्योरी पीछे की पढ़ा पता होती है। तो इतना कुछ करने को है और इतना ज्यादा कोड और इतना काम है कि आपको वैसे भी इतनी गहराई में हर चीज की जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता हो कि चीजें पीछे थ्योरी क्या है, काम कैसे कर रही हैं, हाइपर पैरामीटर्स मुझे कौन से चेंज करने हैं ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी के लिए, और फिर उसके बाद उस मुतलका कोड को करें कॉपी पेस्ट और उसको यूज करके उससे आउटपुट हासिल करना शुरू कर दें। तो ये एक जनरल तरीका होता है। कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई क्वेश्चन? अगले चैप्टर पे मूव करें। किसी को क्वेश्चन है कोई किसी किस्म का लेट? अभी थोड़ी देर में जो है ना वो कासिम भाई आके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। तो आप लोगों को मीनवाइल कोई है परेशानी कोई किसी किस्म की कोई प्रोजेक्ट्स के अंदर तो मुझसे पूछ लें। ठीक है रोक, माशाल्लाह बहुत अच्छा कवर करवाया आपने। और अच्छा, अब आप लोग को करना क्या है कि चैप्टर 6 जो है आपने कंप्लीट कर दिया ना, और इसकी रेपो का सारा कोड जो है वो लिंक पे आपके साथ प्रॉफ ने शेयर कर दिया। तो आपको करना क्या चाहिए, देखिए हम कुछ कोड देख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि इन्होंने किया क्या है। ठीक है, तो ये आपकी हैंड ऑन पूरी की पूरी रेपो है जो कि मैंने क्लोन कर दी। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, अभी आपकी टास्क क्या होना चाहिए, ये जितना भी कोड है ना, इस कोड को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। कॉलेब के ऊपर कर लें या अपनी लोकल मशीन पे करना चाहें अपनी लोकल मशीन पे कर सकते हैं। एक एक कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ, जस्ट गो थ्रू हम कर लेना। ओके जी, तो सबसे पहले ऑटो इनकोडर हमने पढ़ा जो कि आपके इनपुट को ही रिफाइन करता है। इसी तरह फिर वेरिएशन ऑटो इनकोडर होता है, फिर इसी के बेस के ऊपर हमने गेन वगैरह भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये वो सारे टॉपिक हैं हम जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं।
तो ऑटो इनकोडर किस तरह काम कर रहा है, ये सारे कोड की इम्प्लीमेंटेशन जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि किस तरह हम कोड को रिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारा कोड अब आपको करना क्या है, इसको अपलोड करेंगे कॉलैब के ऊपर और एक एक कोड को चला के देखेंगे। अभी इन्होंने डेटा सेट जो इस्तेमाल किया है एमनेस का किया, तो आप क्या करें, एमनेस फैशन को इस्तेमाल कर लें या फिर दूसरा कोई डेटा सेट सिफाक 10 या 100 उस डेटा सेट को इस्तेमाल करते हुए उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह यहाँ पे देखें। ठीक है, क्योंकि जब तक हम सिर्फ कोड चलाते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा पर्पस ये है कि अपना ऑन डेटा हो, उसके ऊपर ट्रेनिंग हो और उसके ऊपर रिजल्ट आए। अगर ये चीज़ आ जाती तो आप बहुत आसानी से किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम दोस्तों मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? सर अभी आई है, अभी इससे पहले नहीं आ रही। हेलो, हेलो सर, अभी आ रही है, इससे पहले नहीं आ रही। जाहिद मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अभी आ रही है सर। हेलो आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। जा कोई कुछ बोले। हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी सर? हाँ, तो फेल आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपकी भी मुझे आवाज़ आ रही है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं कि हमें जीएफ गेन वगैरह ये जितनी चीज़ें सीखी हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोग खुद कर पाएँ। अभी भी आवाज़ आ रही है परफेक्ट मेरी? तो फिर जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी तरफ से, क्लियर है ओके, बिल्कुल। परफेक्ट। अच्छा देखें, आपका एक टॉपिक है जी एफ पी गैन। ठीक है, ये कॉलैब की ये फाइल है जो कि पड़ी हुई है, इसके ऊपर आप जाएं और ये जो हम ऑटो इनकोडर वगैरह RCNN वगैरह पढ़ रहे हैं, इन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है
कि आप कोई भी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को, जो कि स्क्रैच उसमें बहुत ज़्यादा हो, उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा हो, उसको रिपेयर करके आप कलरफुल इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इमेज है, इस इमेज को देखिए आपने किस तरह रिपेयर कर दिया, देख रहे हैं इसमें फर्क। ये सर ग्रे स्केल से कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो काम हो रहा है ये आपका GF गेन पूरा आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर के थ्रू हो रहा है। तो हम चाहें तो उस आर्किटेक्चर को उठा के उसके जो ट्रेंड वेटेज हैं उनको लोड करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम चाह रहे हैं कि इस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम पर्टिकुलर काम को पहले यानी रिपेयर करें और उसके बाद उसको कलरफुल बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। अभी ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ फेस को डिटेक्ट करती है, फेस को डिटेक्ट करने के बाद फेस को रिपेयर करती है और उसको कलरफुल बनाती है। ठीक है, तो इसको ज़रा ना आप लोग चला के देखिएगा और आपके घर की जो भी पुरानी पिक्चर्स हैं उनको आप किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। देखें क्वालिटी किस तरह इनहेंस कर रही है, कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, लाइक लुक लाइक HD इमेजेस। तो इस तरह की एप्लीकेशन वगैरह जो है लाइक इसमें रेजोल्यूशन सिक्योरिटी पर्पस, जी सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हम मतलब इसको बढ़ा इस्तेमाल दिया। कर सकते हैं। सॉरी तो फिर क्या कह रहे हैं आप? इसमें वो मतलब रेजोल्यूशन को एनहांस किया हुआ है ना, हाँ, पिक्चर तो रेजोल्यूशन को कंप्लीट है, इनहेंस, ब्लर थी उस पर जरा डार्क कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सर काम आप आपने लोग दो कर तीन सकते दिन पहले जो फेसबुक पे अपनी वो वीडियो लगाई हुई थी उसको मतलब जो पुराने हैं। हाँ वो फोटोज यही थे वाली, उनको रखे वो यहीं यही से ली वाली, थी। हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 100% यहीं से दिए, मैंने कुछ उसमें चेंजिंग नहीं की, सिर्फ कोड चलाया था। ठीक है, तो आप लोग इसको यानी रिपेयर कर सकते हैं और इसको बहुत ज़्यादा यानी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये ऑटो इनकोडर जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लास्ट ईयर हमारा जो सेमेस्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था, ये डी नॉइजिंग वाली जो आपकी यानी कोड है उसको ऑटो इनकोडर से किस तरह हम रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये आपका DAE, इम्प्रूव इमेज क्वालिटी विद DAE, डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर वगैरह जो भी है इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी देखें, ये आज के चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, चैप्टर 6 के अंदर। अच्छा, और मैं देखना चाह रहा हूँ स्मार्ट सिटी वाली जो होती ना, स्मार्ट कार, ये आपके लिए मज़ेदार चीज़ है, तो इसको भाई लाजमी देखें। कोड इसको कॉलेब पे चलाना चल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये कॉलेब पे चलाएं आप। और राउफ ने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर हम एक जुपिटर नोटबुक को लेके बैठे ना उसके ऊपर 2 से 2.5 घंटे सिर्फ उसको समझाने में लग जाएंगे। तो ये आप देखें स्मार्ट सिटी जो ड्राइवरलेस कार वगैरह हम कहते हैं, तो वो आप इससे बहुत आसानी से उसका मॉडल बना सकते हैं। ये वही वाला आपका FCN8। ROI वगैरह भी इसके अंदर आप लोग सेट कर सकते हैं, तो ये देखेंगे आप लोग किस तरह करेंगे। अच्छा, सिर्फ देखो दिखाने का मकसद ये है कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है देख रहे हैं कितना सारा कोड है। तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट हुआ है, आपको सिर्फ डेटा सेट वगैरह चेंज करना और उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा। ये लास्ट इसकी है इंस्टेंस वाली, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को लाइक एक तस्वीर में 2 ह्यूमन है उनको काउंट भी करें, तो ये वाला काम। इसमें कोई मुश्किल दोस्तों? नो सर। अच्छा देखें, अब आप लोगों का ना लेवल चेंज हो गया है, ये जो इतने फास्ट ट्रैक में हम ये चीज़ें देख रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने ये सारी चीज़ें 10 मरतबा यानी 10 मरतबा कर चुके हैं कंप्यूटर विजन के ऊपर। 10 मरतबा हमने इसको डिस्कस किया है कि ये चीज़ें होती क्या है, इमेज सेगमेंटेशन एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एप्लीकेशन क्या है, आपकी इमेज क्लासिफिकेशन आपकी क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें आपने बारहा डिस्कस की हैं कि ये कैसे होती है, किस तरह होती है। तो थ्योरी कॉन्सेप्ट सब पता है, ये अब आपको किताब के ज़रिए बताया जा रहा है, तो उसको सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ हुआ हुआ है जिसे आप देख के आराम से कर सकते हैं।
तो ये काम अब आपकी यानी प्रैक्टिस में यानी इंक्लूड लाजमी होना चाहिए कि ये कोड चला के देखें। लिटरली अगर नहीं चला के देखेंगे तो इसका मतलब है आपके जहन में सिर्फ कॉन्सेप्ट है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी। तो आपको ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम देखते हैं चैप्टर 6 की बाद चैप्टर 7, ठीक है, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 की क्या इंपॉर्टेंस है। कम से कम 2 या 3 बुलेट्स हम कवर करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट कल क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे चैप्टर 7 को कंप्लीट, ठीक है। और एक चैप्टर हमारा रह जाएगा तो देखते हैं उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लें, तो एक क्लास और हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। आप लोग का टेस्ट क्विज कब है? सर 10-11 को। 10-11 ना, तो इसका मतलब जी। है 10 जो पढ़नी है 10-11 ना, तो हमारी हम नेक्स्ट क्लास अगर हम 9 तारीख को ही ले लें तो एंड हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है ना 10 इस को भी हफ्ते ले में? लें, कोई मसला तो नहीं है, 2 घंटे की क्लास, नो प्रॉब्लम। सही, चलें देखते हैं कंटेंट कितना बचता है, तो कंटेंट पे डिपेंड करता है। आज की क्लास को फिर हम करते हैं। अच्छा, अब देखिए हम जो जा रहे हैं चैप्टर 7 के अंदर, चैप्टर 7 के अंदर सबसे पहले हम ये कवर करेंगे ETL। ETL क्या चीज़ है, किसी को पता है, आइडिया है? जी, ETL ये डायग्राम आप लोग के सामने, इस डायग्राम को देख के ऊपर ETL की जो भी यानी एब्रीविएशन फुल फॉर्म स्टैंड फॉर लिखा हुआ है उसको देख के आपके जहन में क्या एक आइडिया सा बन रहा पहले सर वो डाटा ले रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर या ट्रांसफर कर रहा है, है? ठीक है, फिर अपलोड कर रहा है। फिर अपलोड कर रहा है, ठीक है। देखें ETL बहुत सारी यानी एप्लीकेशन में ETL को इस्तेमाल किया जाता है। ETL का मतलब है पहले आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, मुख्तलिफ यानी वो क्लाउड की हो सकती है, वो आपकी लोकल हो सकती है, वो मुख्तलिफ SQL की यानी हो सकता है, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, XYZ मुख्तलिफ रिसोर्सेज से डेटा आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई आप लोकल, रिमोट और मुख्तलिफ सोर्स से डेटा को क्या करते हैं, एक जगह पे डाउनलोड करते हैं या एक सोर्स पॉइंट पे रखते हैं। अब वो आपकी इमेजेस हो सकती हैं, वो आपकी ऑडियो हो सकती है, वो आपकी वीडियोस हो सकती है। तो एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मुझे मुख्तलिफ रिसोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके एक सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स के ऊपर रखते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। अच्छा, जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं बात करता हूँ एमनेस डेटा सेट या कैट एंड डॉग डेटा सेट की, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जो रो डेटा आपने स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर डेटा डाउनलोड किया है, क्या डायरेक्टली आप अपने प्रोग्राम को दे सकते हैं, अपने मॉडल को दे सकते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस, फॉर प्रेडिक्शन पर्पस? जी दोस्तों, मैं जितना भी डेटा कलेक्ट करता हूँ मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, क्या वो इस काबिल होता है कि मैं डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को दे सकूँ? नो सर, उसको क्लीन नो करना होता है, फिर स्ट्रक्चर सर, करना होता है, उसके बाद उसको फीड करते हैं। ठीक है। तो हमें उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ते हैं, वो काम प्री प्रोसेसिंग कहलाती है या पोस्ट प्रोसेसिंग भी। अभी तक आपने पोस्ट प्रोसेसिंग पे काम नहीं किया ना, प्रेडिक्शन के बाद भी प्रोसेसिंग होती है कुछ, ठीक है। सर तो अभी तक प्री हमने जो प्रोसेसेस के। हाँ, तो अभी तक आप लोगों ने जो काम किया है वो किया है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग यानी मॉडल को देने से पहले जो प्रोसेस आप करते हैं, जिससे आप क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जबकि पोस्ट प्रोसेसिंग भी होती है। पोस्ट प्रोसेसिंग जब आपका मॉडल कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर देता है, उसके बाद भी उस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है ताकि आप उसको डिकोड करके मीनिंगफुल फॉर्म में जो ह्यूमन उसको आसानी से समझ सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, उसे हम कहते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। अभी तक हमने एक चीज़ कवर की है, प्री प्रोसेसिंग। तो हम डेटा लेते हैं, डेटा मुख्तलिफ रिसोर्स से एक सेंटर पॉइंट या एक पॉइंट के ऊपर हम कलेक्ट करते हैं, और उस कलेक्ट करने के बाद हमारा डेटा इस काबिल नहीं होता कि उसको मॉडल को समझ सके, तो देन हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि न्यूरल नेटवर्क को जो भी डेटा दिया जाता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? न्यूरल नेटवर्क किस फॉर्मेट में डेटा लेता है? जी दोस्तों, सॉरी सर, दोबारा बोलें सर, सॉरी।
ओके, तो हमने ये चीज़ बार बार पढ़ी है कि न्यूरल नेटवर्क एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट कौन सा होता है? मैं इमेज को डायरेक्टली नहीं दे सकता, मैं वीडियो को डायरेक्टली नहीं दे सकता, मैं ऑडियो को डायरेक्टली नहीं दे सकता, मैं स्ट्रक्चर डेटा को डायरेक्टली न्यूरल नेटवर्क को पास नहीं करता। तो एक स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट है जिसमें हम उसको कन्वर्ट करते हैं। सर वेक्टर या उसमें नंबर्स में, बिल्कुल, नंबर्स। नंबर्स में या नंबर एरे के अंदर। तो इसका मतलब है जो भी डेटा आया है आपने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी इमेजेस फाइल, तो हर इमेजेस फाइल को आप ट्रांसफॉर्म करके टेंसर में कन्वर्ट करते हैं, और टेंसर में कन्वर्ट करने के बाद किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर उसको यानी टेंसर को सेव करवाते हैं, या कोई भी आपके पास ऐसी यानी डेटाबेस होगी जिसके अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप सेव करवाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी आप थोड़ा सा और काम करते हैं जब आपके पास डेटा वगैरह कम होता है, प्री प्रोसेसिंग वगैरह, डेटा ऑगमेंटेशन वगैरह। तो यहाँ पे फिर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी आपके पास क्या है, डेटा ऑगमेंटेशन वगैरह का भी पार्ट आप क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो आप क्या करते हैं, अपने जीपीओ टीपीओ या मॉडल के ऊपर क्या करते हैं, उसको लोड करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, अगर मिलियंस ऑफ इमेजेस होती तो क्या आप मिलियंस ऑफ इमेजेस को एक साथ कन्वर्ट कर सकते थे, ट्रांसफॉर्म कर सकते थे? तो नो हम सर, क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, और एक एक बैचेस करके भी करें तो बहुत ज़्यादा बैचेस में टाइम कर। लगता है। तो बैजेस की फार्म के अंदर हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद बेसिस की फॉर्म में ही या इंडिविजुअल बेस के ऊपर हम उसकी ऑगमेंटेशन करते हैं। ऑगमेंटेशन जब ये हो जाती है तो हमारा ये डेटा इस काबिल होता है कि हम इसको लोड कर सकते हैं। अभी जो ये लोडिंग दिखा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर विजन की बात कर रहा है, तो इस वजह से लोडिंग कहाँ पे दिखा रहा है, आपकी जीपीओ पे। तो ये जीपीओ पे हो सकती है, सीपीओ पे हो सकती है, टीपीओ पे हो सकती है, डीपीओ पे, जो भी आपका प्रोसेसिंग सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट पॉइंट्स है वहाँ पे हम उसको लोड करते हैं, और फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी ETL है जो कि हर एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तकरीबन आप जितनी भी मॉडल वगैरह ट्रेन करते हैं, आप कोई भी बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, तो मुख्तलिफ डेटा से मुख्तलिफ यानी रिसोर्सेज से डेटा कलेक्ट करने के बाद हम इस प्रोसेस से गुजारते हैं। तो ETL जस्ट डीप लर्निंग के लिए नहीं है, या वर्ल्ड मुख्तलिफ यानी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ETL में क्या क्या है, ये अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो आप अपने मॉडल को फुली ऑटोमेटेड पाइपलाइन बना सकते हैं। ठीक है, यानी अभी क्या था कि हम ये सारा काम खुद कर देते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसको बेच में ट्रांसफॉर्म करना, उसकी ऑगमेंटेशन करना, मॉडल को ट्रेन करना, और फिर उस मॉडल से प्रेडिक्शंस वगैरह करवाना। तो अगर मैं ये पाइपलाइन यानी खुद बना लूँ तो ऑटोमेशन हो जाएगी। ऑटोमेशन क्या है कि मैं मुख्तलिफ रिसोर्स जाऊँ, रिसोर्स फिक्स है, वहाँ से डेटा उठाओ, उसको रिफाइन करो, उसमें से यूनिक जो नई फाइल आई है उनके ऊपर मॉडल क्या करो, आप ट्रांसफॉर्म करो उसको और रीट्रेन करें। ठीक है, रीट्रेन करने के बाद उसके जो मॉडल है उसको अपडेट कर दो, मॉडल में अपलोड कर दो। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अब ये काम करने के लिए मुख्तलिफ हमारे पास लाइब्रेरीज मौजूद हैं। ठीक है, मैं NumPy से भी ये काम कर सकता हूँ, और लाइक मैं पांडास से भी इस तरह के काम कर सकता हूँ। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये टेंसरफ्लो ने आपको ये चीज़ या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी कि डायरेक्टली एक API आपको बना के दिए, TensorFlow.data.API के नाम से, यानी आप कह लें तो उस API के थ्रू ये पूरी की पूरी पाइपलाइन पे आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, जिसके अंदर डेटा आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट भी करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, ऑगमेंट भी करेंगे, एंड फाइनली उसको लोड कर देंगे। तो हम ये सारा काम किससे करेंगे, टेंसरफ्लो से। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक यानी चीज़ बताता चलूँ, ये काम भी आप लोग कर चुके हैं। कैसे करें, याद है कुछ? आपने कैट एंड डॉग के ऊपर कुछ काम किया था, कुछ फोल्डर बनाए थे, उसमें आपने इमेजेस रखी थी, उस इमेजेस को आपने टेंसरफ्लो के अंदर NumPy में कन्वर्ट किया था, फिर मॉडल को ट्रेन किया था, मॉडल को ट्रेन करने के बाद उससे हमने प्रेडिक्शन करवाई। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही, एक मिनट। सही आ रही है जी, सर। ओके। सर सही है अब आवाज आपकी। ठीक है, अब बेहतर है जिनको कम आ रही थी। नहीं, आप बहुत अच्छी है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग हेडफोन हमें ना इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ना वो नॉर्मल सुनते हैं ना, स्लो आ रही होती है।
ठीक है जी। तो हमने क्या करना है भाई, ये पूरी पाइपलाइन हमने पहले ही इम्प्लीमेंट की हुई है, तो अब कोई नया काम नहीं आ रहा। हमें क्या करना है, हमें एक पाइपलाइन, भाई ये रिसोर्सेज है, यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, इसको आप लोड करो, ये फाइल इमेजेस उसको ट्रांसफॉर्म करो टेंसरफ्लो के अंदर या नंपाई के अंदर, और उसके बाद उसको आप क्या कर लो, ऑगमेंट करना चाह रहे हो ऑगमेंटेशन भी आप साथ कर सकते हैं, एंड फाइनली आप अपने मॉडल को दे देते हैं। वो मॉडल असल में क्या कर रहा होता है, बैकएंड के ऊपर जीपीओ का इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो जीपीओ के अंदर सिंगल यानी थ्रेड के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, अपना ये डेटा लोड कर सकते हैं। आप मल्टी थ्रेडिंग भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई आपका एक ट्रेनिंग चल रही है जीपीओ के अंदर, लेकिन इससे पीछे जो डेटा आ रहा है उसको उसके ऊपर आप काम करना सीपीओ स्टार्ट कर दे, तो वो डेटा उठा के वो रेडी होगा। जैसे ही जीपीओ उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा तो इसने प्री प्रोसेसिंग करके कुछ इमेजेस कुछ टेंसर पहले से अपने पास रखे हुए हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग से क्या फायदा होता है, पैरेलल यानी आपकी प्रोसेसिंग से क्या फायदा होता है कि काम फास्ट होता है स्लो होता है, फास्ट हो जाएगा, टाइम सेविंग हो फास्ट। जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल थ्रेड पे ये चीज करवाता कि भाई पहले आप यानी तस्वीरों को सेट करो, उसके बाद जीपीओ को दो, फिर दूसरी तस्वीरों को सेट करो, फिर जीपीओ को दो, इसके बानिस्बत हमने क्या किया कि सीपीओ को हमने लगा दिया आप प्री प्रोसेसिंग का काम करो, और जीपीओ को आपने लगा दिया आप मॉडल की ट्रेनिंग का काम करो। तो ये वाला काम भी देखेंगे आगे आपको दिखा रहे हैं। मैं जस्ट अभी इमेजेस दिखा रहा हूँ, इसको इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा डीपली हमें डिस्कस करना है। ये देखें, कुछ समझ आ रहा है इसके अंदर, डिफॉल्ट पाइपलाइन है, पाइपलाइन विद प्री फैच के ऊपर हम काम कर रहे हैं, पाइपलाइन विद पैरेलल मैपिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। जी, कुछ समझ आया इसमें, जो मैंने अभी मल्टी थ्रेडिंग की बात की है, पैरेलल ये प्रोसेस। ये सर, ये सीपीयू और जीपीयू जो उनसे मतलब है पैरेलल काम कर रहे हैं। सीपीयू से डाटा आता है जीपीयू में, यहाँ पे प्रोसेस होता है, फिर उसको आप सीपीयू पे लेके जा सकते हैं, दोबारा उसको जीपीयू पे आ रहा है, और टास्क डिवाइड की हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यही सेम चीज़ ना हमारे पास यानी मुख्तलिफ कोर्स होती हैं सीपीयू की ना, तो आप मल्टी कोर्स के ऊपर मल्टी थ्रेडिंग यानी फिक्स कर सकते हैं कि भाई ये वाला काम इसका सिर्फ इमेज को लोड करने का काम होगा, दूसरी कोर का काम होगा उसको ट्रांसफॉर्म करने का, नमपाई में एरे कन्वर्ट करने का काम होगा, तीसरी कोर का कुछ और काम होगा। ठीक है, देन फिर जीपीयू का काम है इमेज जो भी आपके टेंसर आया उसकी प्रोसेसिंग करे। तो ये सारे काम आप लोग खुद डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं चैप्टर 5 अभी स्टार्ट करें या कल करना चाहिए हमें, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा क्लास तो वैसे ही कर रहे हैं, सर कल कर दें सर, है ना। अभी नमाज का भी टाइम हो गया। ठीक है, आप लोग की वाकई हिम्मत को सलाम है। तो फिर हम ये करते हैं कि कल चैप्टर 7 फिर हम करते हैं कंप्लीट। अच्छा, चैप्टर 7 का पता तो चल गया ना, चैप्टर 7 में क्या करने वाले, ईटीएल, मैन फोकस जो है ईटीएल। ठीक है, तो अब ये डीपली हम देखेंगे कौन सी चीज़ किस तरह इस्तेमाल होती है, ईटीएल करने के क्या क्या प्रोसीजर हैं, कौन सी लाइब्रेरीज हैं, कौन से पैकेजेस हैं, इनको कवर करेंगे। और फिर उसके बाद देखिए दो चीज़ें ना, एफिशिएंट डेटा सर्विंग, तो हम एफिशिएंट किस तरह बनाएंगे। फिर आपका स्कार सिटी ना, स्कार सिटी जो भी डेटा सेट है, इसको स्कार सिटी डेटा को हम किस तरह हैंडल करेंगे, उसमें वही ऑगमेंटेशन है, सिंथेटिक डेटा जो हम डेटा वगैरह जनरेट करते हैं, वेरिएशन ऑटो इनकोडर और गेन। ये दो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 के अंदर लास्ट क्वार्टर, और इसको जी हमने सर, याद है। बहुत, इसके ऊपर हमने यस सर। 4 से 5 क्लासें ली हैं, वेरिएशन ऑटो इनकोडर और गेन के ऊपर। ठीक है, तो यस आप सर। ना इसको अच्छी तरह यानी यार कल की क्लास के लिए सबके लिए यानी रिकमेंडेशन है कि अभी आप आधा घंटा या पौना घंटा लगा के 43 से 46 तक, यानी इसका मतलब है 12 पेजेस, ये 12 पेजेस ना आप लोग पढ़ लें, 12 या 13 जो भी पेजेस बन रहे हैं इसको पढ़, ये लास्ट वाली जो आपके पास स्टार्ट हो रही है 443 से। ठीक है, ताकि आपको कल वाले ये टॉपिक सारे पढ़े में सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को कल की क्लास के लिए पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा, उसमें कुछ इतनी चीज़ें नहीं है। सही है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड अप करते हैं। आप लोग को कोई सवाल कोई चीज़ मुश्किल लगी हो
सर आकर तो बहुत इजी था। है ना, इजी है ना, आगे की चैप्टर चीजें भी 6 में बहुत। मैंने सारा तैयार किया हुआ था, चले वो आपने बोला था तो प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई थी। ओह ग्रेट। ठीक, तो फिर मैं भूल गया था कि आपको भी कवर करवाने का मैंने बोला हुआ था। सही है, नो इशू। तो कल की क्लास के लिए तो फिर कुछ कंट्रीब्यूट करोगे गैन और वेरिएशन R2 कोडर पे? जी सर, ये मैं एक कर दूंगा, दोनों कर दूंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक तुम कवर करवाओगे, बाकी मैं कवर करवा देता हूँ। ठीक। ठीक है, तो फिर आज की ओके क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं सब 2 बजे। थैंक यू सर। ओके अल्लाह दोस्तों, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।